देखो इधर लास्ट क्लास में वी हैव स्टार्टेड विद दैट वर्क पावर एनर्जी, पहला लेक्चर था। व्हाट वी हैव डिस्कस्ड कि अगर हमें चाहिए है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, तो डायरेक्टली आप फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट बस इंश्योर कर लेना, क्योंकि क्या होता है ना, ये आसान होता है डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट ले लेना, तो ये हम इमीडिएट अप्लाई कर देते हैं। बट मेक श्योर फोर्स कांस्टेंट होना चाहिए, यूज इट। अगर फोर्स वेरिएबल है तो पहले आप दैट इनफाइनाइटली स्मॉल वर्क डन कैलकुलेट करो, दैट इज एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। एफ वेक्टर जनरल जो भी वैल्यू होगी उसको लिखोगे, बेटे ऐड कर दो मुस्कान को। डी आर वेक्टर की वैल्यू हम डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कंसीडर करेंगे। जैसे डी आर वेक्टर की वैल्यू अगर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम काम कर रहे हैं तो दिस इज डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप, डिपेंड करता है। अब हो सकता है कोई ऐसा न्यूमेरिकल आए जहां पे आप डी आर वेक्टर को वेलोसिटी वेक्टर इंटू डी टी ऐसे भी लिखना पड़ जाए आपको। मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन क्रिएट कर दिया जाए जहां पे वेलोसिटी डिपेंडेंट आपको डिस्प्लेसमेंट, भाई डी आर वेक्टर क्या है, इट इज इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम डी टी। सो हो सकता है आपको डी आर वेक्टर को ऐसे यूज करना पड़ जाए, वो आप क्वेश्चन देख के समझ पाओगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा एक्स वाई जेड, फिर हम डी आर को ऐसे ही लिखेंगे। ओके जैसे आगे जाके आपके सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसे क्वेश्चन आएगा, जब हम बाद में जाके पढ़ेंगे इसको, आगे जाके आता है। जैसे एक तार है, ठीक है, इस तार पे चार्ज दिया हुआ है पर यूनिट लेंथ लैम्डा, चार्ज होता है ना क्यू, तो यूनिट लेंथ का चार्ज है लैम्डा, ठीक है। नाउ इसकी वजह से यहां पे अगर कोई चार्ज है क्यू, तो उस चार्ज पे जो फोर्स आता है जब ये आर दूर है, तो ये फोर्स आता है क्यू टाइम्स ई, ई की वैल्यू आती है 2k लैम्डा बाय आर। अभी आप मत सोचो इन सब चीजों को कि सर ये k क्या है, ये लैम्डा कैसे आया, यू जस्ट ओनली फोकस ऑन दिस थिंग कि एक कोई पार्टिकल है, ये हमारे सामने ये एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल पर ये तार ऐसा फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो अगर तुम्हें वो वेरिएबल फोर्स गिवन हो एक्स वाई जेड के फॉर्म में, डी आर वेक्टर को ऐसे लिखोगे। कुछ वेलोसिटी डिपेंडेंट टर्म दे दिए, डी आर वेक्टर को ऐसे लिख देंगे हम। यहां पे तुम्हें जो फोर्स गिवन है, मैं काम करता हूं, मैं सबको हटा के फोर्स को लिख देता हूं सम कांस्टेंट अपॉन आर। मतलब बिल्कुल ऐसे समझो, एक सिचुएशन है जहां पे ये वायर इस पार्टिकल पर फोर्स लगा रही है विच इज डिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दूं कि ये पार्टिकल को हम एक सर्टेन डिस्टेंस ए से सर्टेन डिस्टेंस बी तक लेकर गए, इस तार से ए डिस्टेंस से बी डिस्टेंस तक लेके गए, तो बताओ इस फोर्स ने कितना वर्क डन किया। तो इस केस में हम कैसे कहेंगे, शुरू में पार्टिकल इस तार से कितनी दूर था ए, लास्ट में कितनी दूर है बी। इन जनरल जब ये आर दूर था तो फोर्स इतना था, तो वर्क डन कितना होगा डी डब्ल्यू, दैट इज फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। फोर्स भी राइट को है, पार्टिकल को भी हम राइट को चला रहे हैं। मतलब ये सिचुएशन ऐसी है, ऐसे तार है, एक मेरे पास पार्टिकल है और पार्टिकल को मैं धीरे 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 तार से दूर लेके जा रहा हूं, ए डिस्टेंस से लेकर बी डिस्टेंस तक। तो किसी भी जनरल टाइम पे जब वो पार्टिकल आर दूर था तो ये फोर्स आ गया सी बाय आर। सो यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आ गया सी बाय आर। डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे डी आर ही लिख दोगे, कॉस जीरो इज हो गया 1। मतलब मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि अब आपको जो फोर्स है वो खुद ही रेडियल डिस्टेंस के फॉर्म में गिवन है, ना कि एक्स वाई जेड के फॉर्म में गिवन है। एक्स वाई जेड के फॉर्म में होगा तो डी आर वेक्टर को ये लिखोगे, फोर्स खुद ही आर के फॉर्म में गिवन है तो डी आर वेक्टर को डी आर ही छोड़ दो, ये डी डब्ल्यू आ गया। इसके बाद इंटीग्रेट कर दो तो वर्क डन, सी कांस्टेंट है बाहर आएगा, 1 अपॉन आर डी आर। 1 अपॉन आर डी आर क्या होता है एल एन ऑफ आर लॉग आर बेस ई, भूल गए बस। 1 अपॉन एक्स डी एक्स एल एन एक्स बताया हुआ है ना, याद है कि नहीं। सो 1 अपॉन एक्स डी एक्स एल एन एक्स लॉग एक्स बेस ई। आर पे लिमिट्स आएंगी कहां से कहां तक, ए से बी तक। शुरू में तार से ये ए दूर था, फिर बी दूर है, सो एल एन ऑफ बी माइनस एल एन ऑफ ए क्या बन जाएगा एल एन ऑफ बी बाय ए। सो व्हाट विल बी द वर्क डन सी टाइम्स एल एन ऑफ बी बाय ए, ऐसे।
मतलब जस्ट वी आर लुकिंग एट द सिचुएशन कि यार अगर हमें वेरिएबल फोर्स का वर्क डन निकालना है तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा dw। dw होगा F डॉट dr। dr को हम अलग अलग वेज में कैसे लिख सकते हैं बेस्ड ऑन दैट दिस क्वेश्चन। नोट कर लो एज अ क्वेश्चन। हाँ वो कराएंगे बेटा, कोई बात नहीं, कट कर दो। ऐसे ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे बनाई जाती है, जस्ट वन हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर से लिख लेंगे उसको। पर्पस इज नॉट दैट कि आपके नोट्स अच्छे बने, दैट इज राइट, समझ में आए चीजें, तो उसके लिए जितना वेरिएशंस के न्यूमेरिकल आप करोगे उतना ही अच्छा। शीट पूरी सॉल्व करी कि नहीं करी? पूरी शीट सॉल्व करी है सबने, नहीं करी है? मैं चेक करूंगा अभी। क्वेश्चन लिख लो। फोर्स ऑन अ पार्टिकल ड्यू टू अ वायर, force on a particle due to a wire is F equal to C by R. F equal to C by R, where R is the distance of particle from the wire. Where R is the distance of particle from the wire. Find work done by this force. Find work done by this force when particle moves from distance A to distance B. Work done by this force when particle moves from distance A to distance B. नोट कर लो उसको। ठीक है, ठीक है। इसके बाद वी हैव डिस्कस देन वर्क एनर्जी थ्योरम। उसमें हमने क्या देखा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस लग रहे हैं, जितने मर्जी फोर्सेस हों, ग्रेविटी, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, नॉन इनर्शियल फ्रेम से जा रहे हो तो स्यूडो फोर्स भी, सिस्टम कंसीडर कर रहे हो वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए तो इंटरनल फोर्सेस भी चेक कर लो। इंटरनल फोर्सेस कभी वर्क करते हैं कभी नहीं करते, दैट आई विल शो विद एग्जांपल। तो मतलब कुल मिला के जो भी फोर्सेस हैं सबका वर्क डन विल बी इक्वल टू व्हाट? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। उसका डेरिवेशन एक करना है, वो मैं करा दूंगा, अगली क्लास में कर लेंगे उसको, ठीक है। देन इसके बाद वी हैव स्टार्टेड ऑफ विद कंजर्वेटिव फोर्सेस। बातें नहीं बेटा। कंजर्वेटिव फोर्सेस वैसे हम इस चैप्टर में खाली दो को ही डील करेंगे, ग्रेविटी और स्प्रिंग, दो को ही डील करेंगे नेचुरली जो हमारे सामने आएंगे, ग्रेविटी और स्प्रिंग। ग्रेविटी ग्रेविटेशनल है, स्प्रिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ठीक है। ऐसे फोर्सेस जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल। जैसे ग्रेविटी का वर्क डन देखा था हमने, दैट एग्जांपल आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन। सो ऐसे फोर्सेस जिनका वर्क डन सिर्फ इस बात पर डिपेंड करे कि ऑब्जेक्ट शुरू में कहाँ था और लास्ट में कहाँ है, पाथ क्या फॉलो किया उस पर डिपेंड ना करे,
और अगर आपने ऑब्जेक्ट को जहां से लेके चले थे घुमा फिरा के कैसे भी मर्जी वहीं वापस ले आए, मतलब वर्क डन बाय दीज कंजर्वेटिव फोर्सेस इन द राउंड ट्रिप इज 0। राउंड ट्रिप का मतलब सर्कल मत समझना, एनी यहां से शुरू किया और यहां घूम फिर के ऑब्जेक्ट को वहीं वापस ले आए, वर्क डन बाय दिस फोर्स इज 0। फ्रिक्शन फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है, फ्रिक्शन का वर्क डन 0 नहीं होगा इन अ राउंड ट्रिप। ग्रेविटी कंजर्वेटिव है, आप इस मार्कर को यहां से लेके जाओ, ऐसे घुमा फिरा के वापस यहीं लेके आओ, ग्रेविटी का वर्क डन 0 आएगा। ठीक है, सो राइट द डेफिनेशन। If the work done by a force, if the work done by a force depends only on initial and final positions, bracket में, it is independent of the path followed by particle. It is independent of the path followed by particle. Then such type of forces are called conservative forces. Then such type of forces are called conservative forces. ठीक है, आगे ये भी लिख लो बेटे, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इन अ राउंड ट्रिप इज 0। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस in a round trip is 0. ठीक है, examples are gravitational force, right बेटे, examples are gravitational force, comma spring force and electrostatic forces, and electrostatic forces। ये +2 में आएगा आपके सामने, अभी मेनली आएगा ग्रेविटेशन और स्प्रिंग। वैसे मैथमेटिकली देखा जाए तो कोई भी अगर कांस्टेंट फोर्स है, बात मेरी गौर से समझना, मैथमेटिकली मैं बता रहा हूं, एक्चुअल में प्रैक्टिकली आप चीजों को देखोगे तो आप कहोगे सर ग्रेविटी स्प्रिंग, बस ये दो ही कंसीडर करेंगे हम। मैथमेटिकली अगर कोई भी कांस्टेंट फोर्स है ना तो ये कंजर्वेटिव टाइप होगा, इसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। मैंने बताया था एग्जांपल लास्ट क्लास में, आप सीधे डॉट प्रोडक्ट ले लोगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कांस्टेंट फोर्स है तो आपको पाथ की नॉलेज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर कोई भी फोर्स कांस्टेंट टाइप का है तो उसको हम कंजर्वेटिव की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, दूसरा, अगर कोई भी फोर्स ऐसा हुआ कि जिसमें x के फंक्शंस हैं i कैप के साथ, y के फंक्शंस हैं j कैप के साथ एंड z के फंक्शंस हैं k कैप के साथ, ये समझ रहे हो बात को? मतलब मान लो मैं बेटे कोई फोर्स ऐसा दे दूं x स्क्वायर i कैप, x स्क्वायर का मतलब फंक्शन ऑफ x हो गया ना, x स्क्वायर i कैप 2y j कैप z क्यूब k कैप, कंजर्वेटिव आएगा। मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। अगर कभी भी तुम्हें कोई ऐसा फोर्स दिखा ना जहां पे i कैप के साथ सिर्फ x वाले टर्म हो या कांस्टेंट हो, 2i कैप लिख दो खाली, वो भी चलेगा। सो i कैप के साथ सिर्फ x वाले टर्म है या कांस्टेंट, j कैप के साथ सिर्फ y वाले या कांस्टेंट, k कैप के साथ सिर्फ z। जैसे ऐसा कोई फोर्स आ गया x स्क्वायर प्लस 2 i कैप y j कैप z क्यूब k कैप, ये कंजर्वेटिव होगा। स्प्रिंग फोर्स इसका एग्जांपल है। स्प्रिंग फोर्स में हम खाली x के लॉन्ग ऐसे स्प्रिंग को मूव कराएंगे, फोर्स खाली x पे डिपेंडेंट होगा, तो उसमें खाली ये पहला वाला टर्म आएगा, बस ये वाला फंक्शन ऑफ x i कैप, बस ये j i के आएंगे ही नहीं। बट इन केस ऐसा कोई फोर्स आया मैथमेटिकली, समझ रहे हो बात को? प्रैक्टिकली हम देखेंगे, ओनली ग्रेविटेशन एंड स्प्रिंग हम डील करेंगे और आगे जाके फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक भी आएगा, चार्जेस के बीच जो अट्रैक्शन रिपल्शन होता है। ओके,
ये आएगा। तीसरा एक स्पेशल कैटेगरी आएगी, मैं एक एग्जांपल के साथ देता हूं। तीसरा ये थोड़ा स्पेशल टाइप है। जैसे ऐसा कोई फोर्स आएगा ना, वाई आई कैप एक्स जे कैप, ये पूरा मैं इलेबोरेट करके बताता हूं आपको। मैथमेटिकली इस तरह के नेचर का फोर्स ऐसा, ये कैसे आया मैं बताता हूं आपको, कंजर्वेटिव बनेगा। इसको डिस्कस करते हैं। ये दो तो आप बड़े आराम से खुद भी देख सकते हो, ठीक है। मतलब अगर मैंने ऐसा कोई फोर्स दिया, मैं तुम्हें सिर्फ बताऊंगा पार्टिकल शुरू में ए बी सी पे था, 1, 2, 3 पे, फाइनल पोजीशन बताऊंगा, आप वर्क डन बता दोगे। आप पूछोगे तक नहीं सर ये शुरू से फाइनल कैसे गया, तो इसका मतलब फिर कंजर्वेटिव है ना, आपने पाथ के बारे में बताया ही नहीं और वर्क डन आ गया हमारा। तो नोट करो इसको, मैथमेटिकली एनी फोर्स विच इज कांस्टेंट या दिस कैटेगरी या दिस टाइप ऑफ कैटेगरी are conservative forces. Constant force या force of this type, functions of x I cap, functions of g y j cap h, ये f g h से परेशान तो नहीं हो रहे ना, वो सिंबल है, लिखने का मतलब है, इसको लिखने का मतलब है यहाँ पे कुछ ऐसी चीज है जो y पे डिपेंडेंट है बेटे, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज है, साइन z, z स्क्वायर, z पावर एनीथिंग डिपेंडेंट ऑन z, फंक्शन ऑफ z, ओके। एफ जी एच वो मैथमेटिकली लिखने की एक लैंग्वेज है, मैथमेटिकल, ठीक। इसकी जरा बात करते हैं, वाई आई प्लस एक्स जेड टाइप का, ये कैसे लिख दिया आप सोचो, ये कैसे आ गया सर, वाई स्क्वायर आई कैप क्यों नहीं किया, तो देखना इधर, ये थर्ड कैटेगरी को बात करते हैं जरा, पहले इसी क्वेश्चन को करते हैं। मान लो मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया कि यार एक पार्टिकल शुरू में था 1,2 पर, यहां से हमने इसको शिफ्ट किया 3,4 पर, और इस पे जो फोर्स लग रहा था वो था वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप टाइप का। मतलब जैसे जैसे आप इस पार्टिकल को यहां से यहां चला रहे हो, उस पार्टिकल पे एक्ट होने वाला फोर्स बदल रहा है। जब आपने इस पार्टिकल को 1,2 पे रखा था तो फोर्स था 2 आई कैप प्लस 1 जे कैप। आप पार्टिकल को थोड़ा सा आगे ले गए तो पार्टिकल के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बदल गए, तो पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स भी बदल गया। मतलब ये एक ऐसा फोर्स है जो पार्टिकल की जैसे जैसे पोजीशन बदलती जा रही है बदलता जा रहा है, बट वी विल सी कि यार ये तो कंजर्वेटिव है, ठीक है। क्या करेंगे हम, हमें दिखा ये वेरिएबल फोर्स है, तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, डी डब्ल्यू, उसको क्या लिखेंगे, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स वेक्टर यहां पे कौन सा लिखते हैं, इनिशियल या फाइनल फोर्स नहीं, जनरल पॉइंट x, y वाला। मतलब जब ये 1,2 से 3,4 जा रहा है तो बीच रास्ते में जब ये कहीं जनरली x, y पे था तो उस वक्त फोर्स कितना था, इट वॉज y i कैप प्लस x j कैप। दक्ष बेटे डी आर वेक्टर को क्या लिखे, हाँ डी आर, समझो, इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये डेल्टा आर है 3 - 1 डी आर, दैट इज डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप। इतू सा डिस्प्लेसमेंट दैट वी हैव टू टेक बिकॉज वी आर फाइंडिंग वेरी स्मॉल वर्क डन, प्लीज टेक केयर। सिंपल मिस्टेक, ये प्रैक्टिस से हो जाएगा। शीट करिए, आज होमवर्क देता हूं, साथ साथ प्रैक्टिस करोगे, आई एम टेलिंग यू, तभी ये क्लैरिटी आएगी। वो अभी मैं चेक करता हूं किसने किया, लक्ष्य किया बेटे काम, वेरी गुड। ये क्या आ जाएगा बताओ, आई कैप का प्रोडक्ट आता है, जे और जे का प्रोडक्ट आता है, तो ये क्या आ जाएगा, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। ये प्रॉब्लम आई। ये अगर एक्स डी एक्स होता फिर तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाता, एक्स स्क्वायर होता एक्स क्यूब बाई 3। ये तो ऐसा टर्म अगर हम बिना एक्स और वाई के रिलेशन के सॉल्व कर गए तो फिर मतलब पाथ की नॉलेज नहीं चाहिए। पाथ की नॉलेज का मतलब है आप एक्स और वाई में रिलेशन बताओ, बिना उसके हो जाएगा। देखो आप प्रोडक्ट रूल, डी ऑफ एक्स वाई, प्रोडक्ट रूल, ये क्या देगा, डी ऑफ एक्स वाई का समझ रहे हो, मतलब एक्स इंटू वाई इस प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन। अरे मैंने डी बाई डी टी नहीं लिखा, क्या हो गया, डी टी हटा दो नीचे से। अब सीखो बेटे, धीरे धीरे आपको अपना लेवल बढ़ाना है, मैं ज्यादा बार बार पीछे नहीं आऊंगा, आप फिर आलसी हो जाओगे। डी बाई डी टी नहीं लिखा मैंने, कोई बात नहीं, एक एक करके डिफरेंशिएट करते हैं ना। एक्स बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ वाई प्लस वाई बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, है ना।
अनमोल, डी बाई डी टी ऑफ यू वी बेटे, u इंटू डी वी बाई डी टी प्लस वी इंटू डी यू बाई डी टी, डी टी डी टी डी टी हटा दिया मैंने। किसी को डाउट है तो मैं बता देता हूं एक बार और। वंशिका, डाउट है? क्लियर है? सो ये क्या आ जाएगा, डी ऑफ एक्स वाई, मतलब नाउ एक्स वाई अलग अलग मत सोचो, यू एक्स और वाई के प्रोडक्ट को यू कंसिडर अ सिंगल वेरिएबल। आप बिल्कुल ऐसे समझो जैसे x इंटू वाई को, से दैट x इंटू वाई को मैंने अल्फा नाम दे दिया। अल्फा इज अ वेरिएबल, अल्फा इज सम वेरिएबल, कांस्टेंट नहीं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बेटे, डी अल्फा। व्हाट इज अल्फा? इट इज प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। सो यहां से बेटे क्या आ गया, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, डी अल्फा। इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू तो देगा टोटल वर्क डन। यहां लिमिट्स नहीं लगाते। इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू का मतलब ही है छोटे 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 वर्क डन तुम जोड़ रहे हो तो यार तुम्हें टोटल वर्क डन मिलेगा, इसमें कैसी लिमिट्स। इंटीग्रल डी अल्फा क्या देगा, अल्फा। पार्थ बेटे, अल्फा की इनिशियल वैल्यू एंड अल्फा की फाइनल वैल्यू। व्हाट इज अल्फा? पार्टिकल जिस रास्ते पर चल रहा था उस रास्ते पर जो उसके कोऑर्डिनेट्स थे एक्स वाई, उनका प्रोडक्ट। शुरू में अल्फा की वैल्यू है 2 इंटू 1, सो अल्फा की इनिशियल वैल्यू क्या है 2। फाइनली अल्फा की वैल्यू क्या है 4 इंटू 3 12। तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा की फाइनल वैल्यू 12, अल्फा की इनिशियल वैल्यू 2, सो 12 माइनस 2 कितना आ जाएगा 10 जूल्स। सो व्हाट इज द वर्क डन, 10 जूल। तो सामने बेटे कहीं हमने इस बात का जिक्र किया मतलब समझते हो ना उर्दू, जिक्र किया कहीं कि ये पार्टिकल यहां से यहां कैसे गया, नहीं ना, स्टिल वी गेट द वर्क डन, मतलब ये फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव। तो तीसरी स्पेशल कैटेगरी है जहां पे, सुनो मेरी बात, जब आप डी डब्ल्यू तक पहुंचते हो तो बिना x और y के रिलेशन, मतलब मैंने तुम्हें यहां कुछ नहीं बताया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y क्या है, आपने सॉल्व कर दिया इंटीग्रेशन। यू आर एबल टू सॉल्व इट, you are able to do this integration without knowing the relation between x and y। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनी तो वैसा फोर्स कैसा होगा, कंजर्वेटिव। नहीं समरवीर, एक दो और एग्जांपल करते हैं, क्लियर हो जाएगा फिर, ठीक है? नोट कर लो इसको बेटे, क्लियर है, गुड। नोट करो अच्छे से, दिमाग में बिठाओ, और किसी भी जगह किसी को भी डाउट आ रहा है प्लीज आस्क। हाँ जी बेटे, अरे बेटा इसकी बात चल रही है अभी, इसको कर लें फिर पूछना मेरे से क्लास के बाद, है ना। रावण तो आज मतलब हमारे घर के पास ही रावण, शाम को इतनी चमक थी, मैं देख के आया था, रावण भी, मेघनाथ भी, कुंभकर्ण भी। सुबह वो दक्ष रूमर तो नहीं है, ऐसा तो नहीं, एक्चुअली मैं सुबह 8 बजे निकला वहां से, मेरे को लगा मेघनाथ को लिटा दिया गया होगा, रिपेयरिंग चल रही होगी उसकी, पटाखे वो किसी ने जला दिया रात को, गलती से, वो मेरे को नहीं पता। हाँ बेटे हाँ, साक्षी सर हमने अल्फा की लिमिट कैसे सेट की? बेटा अल्फा है, बातें नहीं, अल्फा है क्या, अल्फा है एक्स और वाई का प्रोडक्ट। इसकी इनिशियल वैल्यू क्या थी 2 इंटू 1, इसकी फाइनल वैल्यू क्या है 4 इंटू 3 12, तो यहां से सेट करी। एक और एग्जांपल, ये क्लियर है ना, पक्का? अरे इंटीग्रल डी एक्स इंटीग्रल डी अल्फा, ये होता अल्फा डी अल्फा, वो होता अल्फा स्क्वायर बाय 2, इट वॉज इंटीग्रल डी जेड। एक और एग्जाम्पल देखना, मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं, थोड़ा मुझे रिवर्स कैलकुलेशन करके वो क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। लेट्स से यहां पे होता, सुनना मेरी बात गौर से, यहां पे होता डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, मैं रिवर्स जाके क्वेश्चन जनरेट कर रहा हूं आपके सामने, है ना। डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी ऑफ एक्स स्क्वायर। डी ऑफ एक्स स्क्वायर यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा 2x dx। ये बता चुका हूं मैं कई बारी आप लोगों को, जिसको भी इसमें डाउट है मुझे बता देना, क्लास के बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आपने क्लास में पढ़ा हुआ है, आप पीछे नोट्स चेक करो, मिलेगा ये सब, ठीक है। आर्यन क्लियर है ना ये? तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस वाई टाइम्स 2x dx। ये मैंने थोड़ा रिवर्स गया पहले। अब सोचो मैं आपको क्वेश्चन दूं, पार्टिकल को मैंने 2,4 से
5,8 तक डिस्प्लेस किया और इस पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है dy के साथ वहां पे x स्क्वायर है ना, dy के साथ x स्क्वायर, तो मैं यहां पे लिखूंगा x स्क्वायर जे कैप। dx के साथ वहां पे क्या है 2xy ना, मैं यहां पे लिखूंगा 2xy। ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी आपको दिख जाएगा। ऐसा एक फोर्स है, क्वेश्चन बन गया, समझना, ये खुद ही समझ जाओगे आप। मैंने आपसे कहा एक पार्टिकल को 2,4 से 5,8 तक डिस्प्लेस किया और उस पार्टिकल पे ऐसा फोर्स था, तो वर्क डन निकालो। ये भी कंजर्वेटिव आएगा। आप ये स्टेप लिखोगे पहले, आप कहोगे यार ये तो वेरिएबल फोर्स है, मेरे को ये लिखना पड़ेगा। अगले स्टेप में dr को यही लिखोगे बिकॉज x y और z पे डिपेंडेंट फोर्स है। ये फोर्स को क्या लिखोगे आप, ये फोर्स को लिखोगे आप 2xy i कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप, ये लिखोगे ना आप, ओके। ये हटाई दो पूरा, यहां से क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 2xy dx प्लस एक्स स्क्वायर dy। क्लियर है पुलकिता बेटे, आई कैप का प्रोडक्ट आ गया जे का। नाउ लुक एट देयर 2xy dx और x स्क्वायर dy, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, d ऑफ x स्क्वायर y। तो ऐसे सारे तरह के फोर्स जहां पे आप इस स्टेप से इस स्टेप में आ पाओ, हर बार नहीं आ पाओगे, हर कोई, अब मैं यहां पे एक्स क्यूब कर देता फिर ये नहीं कर पाते आप, और ये आपको ना पहचानना पड़ेगा, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में आएगा। अभी बेसिक अगर मैं सीबीएसई की बात करूं या इनफैक्ट जेई में नीट तक, तो वो बस एक्स के फॉर्म में दिया, काम खत्म। समझ रहे हो बात को, रिवर्स कुंजल बेटे कैसे जाके हमने इसको सॉर्ट आउट किया, ओके। नाउ डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई आ गया, दिस इज डी डब्ल्यू, फिर से आप एक्स स्क्वायर और वाई को अल्फा मान लो, एक नया वेरिएबल। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डी डब्ल्यू इक्वल टू डी अल्फा, ऐसे लिख सकते हैं। उधर से दिख रहा है बेटे, तो इधर आ जाओ ना आगे कहीं यार, ठीक है। सो डी डब्ल्यू को आप क्या लिख दोगे, डी अल्फा। नाउ अल्फा इज व्हाट, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम। सो व्हेन वी इंटीग्रेट इट, टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा, इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो इनिशियल वैल्यू कितनी है 16, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, फाइनल वैल्यू कितनी है 200, और ये तो सिर्फ अल्फा था, तो वर्क डन कितना आ गया 200 माइनस 16, दैट इज 184 जूल। नोट कर लो बेटे इसको। तो ऐसे टाइप के फोर्स जिसमें आप बिना x और y के रिलेशन के प्रॉपर इंटीग्रल फॉर्म बना पा रहे हो, इस स्टेप के बाद ये स्टेप तक आप पहुंच पा रहे हो, यू आर एबल टू गेट द प्रॉपर इंटीग्रेशन ऑफ इट। इस टाइप के फोर्सेस कैसे होंगे, कंजर्वेटिव, क्योंकि मैंने कहीं भी नहीं बताया ये पार्टिकल यहां से यहां किस रास्ते गया। इट्स ओके। तीन में से दो कैटेगरी तो तुरंत पहचान लोगे, कांस्टेंट है, आई कैप के साथ सिर्फ एक्स है, जे कैप के साथ सिर्फ वाई है, के कैप के साथ सिर्फ z, वो तो तुरंत देखते ही पता लग जाएंगे। इनको थोड़ा तुम्हें एफर्ट मारना पड़ेगा, ठीक है अर्नव, नोट कर लो बेटे। फोर्स इज दिस, फाइन। अच्छा, the forces in which we are able to solve it, we are able to integrate it without having the knowledge between x and y, ठीक है। प्रॉपर इंटीग्रल फॉर्म बन जाएगा जहां पे, जेई एडवांस में फंसा दिया था एक बारी, उसने जानबूझ के एक्स और वाई में रिलेशन दिया, जबकि बिना उसके भी क्वेश्चन हो जाना था। मैं ढूंढ के लेके आऊंगा, फिजिक्स में क्या ना वो डेटा चाहिए होता है, तो मैं डेटा लेके आऊंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा। फालतू में टहलाया था, फिर बोला पार्टिकल को यूं ले गए, बच्चों ने सबने पहले इस रास्ते का वर्क डन निकाला, फिर इस रास्ते का, फिर बाद में पता चला यार वो सब ना भी होता, सीधे आंसर आता। तो वो टहला देगा ऐसे आपको। तो इफ यू आर स्मार्ट इनफ, तुमने पता कर लिया यार ये बेकार में दे रखा है ऐसे, सी तुम नहीं समझ पाए, तो तुम्हें मैंने बताया पहले पार्टिकल गया ए से बी, फिर गया बी से सी, फिर गया सी से डी, तुम 3 बार सॉल्व करोगे, जबकि तुम्हें पता लगा यार ये ए बी बी सी सी डी क्या करूं, मुझे तो खाली ए और डी से ही मतलब है, तो तुम एक ही बार में सॉल्व कर दोगे, तो टाइम बच गया ना तुम्हारा, ठीक है। मैं लेके आऊंगा उस क्वेश्चन को अगली बार, या जब भी प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करेंगे तो। और प्लीज ध्यान रखना ये तीनों चैप्टर बहुत कंसेप्चुअल है। +1 में देखो टीचर कितना बेवकूफ बनाते हैं तुमको, इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है बेटा, डिफरेंशिएशन, वेक्टर्स, अब वो बीत गया, अब मैं कह रहा हूँ ये 3 चैप्टर। तो एनीवेज ये वो तो है ही है इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो तो यूज होता है, देखो इंटीग्रेशन यूज हुआ ना,
वेक्टर्स का यूज आता ही है, वो तो आएगा ही आएगा, तो वो तो बेसिक टूल्स है जो चाहिए ही चाहिए। कंसेप्ट वाइज ये 3 चैप्टर, वर्क पावर, सेंटर ऑफ मास कोलिजन एंड रोटेशन, मैकेनिक्स का ये बेसिक है ये तीनों, खासकर रोटेशन। बच्चों को बहुत ज्यादा लगता है उसमें, बट ऐसा कुछ नहीं है। भुवनेश यार पैरेलल बातें मत किया करो बेटा, ध्यान दिया करो बच्चे। ओके, क्लियर है ये? सो इस तरह से अगर आप प्रॉपर इंटीग्रेशन कर पाए, दैट टाइप ऑफ फोर्सेस। अब राइट, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का तो कोई चक्कर नहीं भुवनेश बेटे, हाफ एम वी स्क्वायर, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बिकॉज ऑफ द मोशन। काइनेटिक एनर्जी, तुम रेस्ट पे हो तो काइनेटिक एनर्जी है। तुम रेस्ट पे हो, मैं 100 किलोमीटर की से कार चला रहा हूं, तो मैं कहूंगा तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम। यार तुम रेस्ट पे हो, मैं चल रहा हूं ऐसे, तो मैं तो कहूंगा ना तुम जा रहे हो उधर, तो तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी है। इट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस, ठीक है? आप भी 60 किलोमीटर पर आवर से, आपके पैरेलल भी कार 60 पे, आप कहोगे इसकी तो स्पीड 0 है, तो विद रिस्पेक्ट टू यू देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम, ठीक है? ओके, पोटेंशियल एनर्जी दक्ष बेटे क्या होती है, क्या पढ़ा था 9th क्लास में? पोटेंशियल एनर्जी क्या पढ़ा था बताओ? एनर्जी possessed by a body due to virtue of its position या कन्फिगरेशन। स्प्रिंग एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग को खींचा हुआ है आपने तो इट हैज एनर्जी ना। ये मार्कर को मैं जितना ऊपर 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 उठाता जाऊं, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है ना। सो द एनर्जी possessed by a बॉडी, एक आपने रबर की बॉल ली, दबाया उसको ऐसे, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है ना, छोड़ोगे तुरंत वापस आएगा। सो अब ध्यान से समझना बहुत अच्छे से। वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी, जिसने कहा यार जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं बॉडी पे, सबका वर्क डन हमें क्या देगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब समझो, तुमने 9th क्लास में इसकी बेसिक डेफिनेशन पढ़ी कि इट इज द एनर्जी possessed बाय बॉडी ड्यू टू इट्स वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कन्फिगरेशन। मतलब शेप वगैरह आपने उसे कंप्रेस कर दिया है, खींच दिया है, इलास्टिक स्प्रिंग है, खींच दिया ऐसे, एनर्जी है। अब प्रॉपर डेफिनेशन समझो। सबसे पहला पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी का काम तभी आएगा, पोटेंशियल एनर्जी पिक्चर में तभी आएगा जब वहां पे कोई कंजर्वेटिव फोर्स होगा। बिना कंजर्वेटिव फोर्स के नो सेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आप स्पेस में चले गए, ग्रेविटी ही नहीं है, तो किस बात की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? स्पेस में तुम किसी चीज को ऐसे ऊपर उठाते जाओ तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा ना बदलेगी। जब भी आप किसी बॉडी पर फोर्सेस लगा के कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट उसको चलाओगे, तो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। देखो समझो, पहले आराम से समझो, ये ऐसी चीजें नहीं है कि हम नोट्स बना ले अच्छे से, ये समझने वाली चीजें हैं। ये ब्लॉक पड़ा हुआ है, ब्लॉक पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, तुमने फोर्स लगाया F, तुम्हारा फोर्स ग्रेविटी से मामूली सा ज्यादा था, बहुत तेज लगाओगे तो तेजी से ऊपर आएगा ना, मामूली सा ज्यादा था, तो ये ब्लॉक धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। तो यू आर पुलिंग इट अप अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी पुल कर रहे हो। ग्रेविटी किधर ले जाना चाहती है इसको? नीचे। तुम किधर ले जा रहे हो इसको? ऊपर। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। कंजर्वेटिव फोर्सेस जो वर्क करते हैं ना, कंजर्वेटिव फोर्सेस जब भी वर्क करते हैं, वो वर्क डन वेस्ट नहीं होता, एनर्जी के फॉर्म में बॉडी में स्टोर हो जाता है। समझ में आ रही बात? जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट है उस पे कंजर्वेटिव फोर्स, जैसे ग्रेविटी है, अगर इस ग्रेविटी ने कोई वर्क डन किया तो वो वर्क डन वेस्ट नहीं जाएगा, वो वर्क डन को आप वापस ले सकते हो अगेन। आप इस ब्लॉक को ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, छोड़ दो, वापस आएगा नीचे। वो जो सारी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी थी वो सारी वापस किस में आ जाएगी? काइनेटिक में। तो जब भी कहीं भी कभी भी कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क कर रहे होंगे तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही होगी। एंड देयर इज अ कंसेप्ट दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी is negative of the work done by corresponding conservative force. du is what?
चेंज इन पोटेंशियल, छोटा सा चेंज, आपने इस ब्लॉक को हल्का सा dy ऊपर किया तो ग्रेविटी फोर्स ने हल्का सा वर्क डन किया, तो पोटेंशियल एनर्जी इज निगेटिव ऑफ दैट। देखना, तुम इस ब्लॉक को ले गए ऊपर, ग्रेविटी किधर था, नीचे, तो ग्रेविटी का वर्क डन निगेटिव आएगा। जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एक्यूट एंगल हो तो वर्क डन पॉजिटिव, 90 डिग्री एंगल हो तो वर्क डन 0, ऑब्ट्यूज एंगल हो तो वर्क डन निगेटिव। ग्रेविटी किधर है, बॉडी को तुम धीरे से उठा के ऊपर ले गए, ऊपर लेके गए हल्का सा, तो ग्रेविटी ने कैसा वर्क किया, निगेटिव। सो निगेटिव ऑफ निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी du पॉजिटिव, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, और वो तो हमें पता ही है बढ़ रही है। ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी ना। सो नाउ वी डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी लाइक दिस, whenever conservative forces are acting on some system, then negative of the work done by conservative forces will give us the change in potential energy। इसी चीज को इंटीग्रेशन के बाद तुम लिख सकते हो डेल्टा यू इज माइनस ऑफ वर्क डन। यहां पे डेल्टा सिंबल नहीं लगाते बिकॉज वर्क डन इज सिंपली, हाँ भाई कितना काम किया, देयर इज नो व्हाट इज द चेंज इन वर्क डन, नथिंग लाइक दैट। वर्क डन कितना किया तुमने, बॉडी को यहां से उठा के यहां ले गए, कितना वर्क डन किया, देयर इज नथिंग लाइक व्हाट इज द चेंज। पोटेंशियल एनर्जी यस चेंज, बॉडी यहां पे थी, पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल, यहां ले आए 20 जूल, व्हाट इज द चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। सो यहां डेल्टा यू लगाएंगे, यहां नहीं लगाते, ओके उसकी कोई ऐसी लंबी चौड़ी वजह नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी ही वो ऐसी है कि वी डोंट टॉक अबाउट चेंज ऑफ वर्क डन। सो 9th वाली डेफिनेशन दिमाग में रखो कि ये एक ऐसी एनर्जी है जो बॉडी पजेस करती है बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। बट अभी +1 वाली ये डेफिनेशन कि जब भी कभी कंजर्वेटिव फोर्स होंगे और वो कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर वर्क करेंगे तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। इस बॉडी पे 36 और फोर्स लग रहे हैं, लगे यार, मुझे खाली इसके वर्क डन से मतलब है। तुम ये फोर्स 10 न्यूटन का लगाओ, 50 न्यूटन का लगाओ, 100 न्यूटन का लगाओ, जो मर्जी लगाओ, इसको तुम यहां से h हाइट ऊपर ले गए, मैं बस ये देखूंगा यार इसने कितना वर्क किया, उस वर्क डन का निगेटिव क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एंड नाउ इट्स वेरी क्लियर, अगर ये बॉडी h ऊपर गई, ग्रेविटी का वर्क क्या होगा, माइनस mgh, लास्ट क्लास में पढ़ा था। अगर ये बॉडी h ऊपर गई, ग्रेविटी का वर्क होगा माइनस mgh, तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आएगा प्लस mgh, एंड ये तो आपने 9th में पढ़ा है। अगर बॉडी यहां पर है, h हाइट ऊपर, तो यहां से यहां की पोटेंशियल एनर्जी mgh ज्यादा होती है। भुवनेश क्लियर है बेटे, ध्यान दो, है ना, बातें नहीं आपस में अच्छे से समझो, डाउट रह जाए डिस्कस करो। सो दिस इज द वे वी डिफाइन पोटेंशियल। खूब एग्जांपल लेंगे, आज यही पढ़ना है हमने, मैकेनिकल एनर्जी तक पहुंच गए, बहुत बढ़िया, नहीं तो हैप्पी दशहरा, ठीक है। सो विल डिस्कस दैट, नोट करो इसको, राइट। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, whenever conservative forces are acting on a system, whenever conservative forces are doing work on a system, ऐसे लिखो, whenever conservative forces are doing work on a system, then potential energy of that system will change. Potential energy of that system will change. And negative of the work done by conservative forces, negative of the work done by conservative forces will be equal to change in potential energy of system, will be equal to change in potential energy of system. ठीक है, इसको नोट कर लो, du ये डिफरेंशियल फॉर्म में है, आने बुक ले लेना याद से ना, ये डिफरेंशियल फॉर्म में है और ये फिर उसी को इंटीग्रेट करके, ओके। du इज माइनस ऑफ dw,
So delta U is minus of total work done by conservative forces. क्योंकि ये मतलब बॉडी जब यहां से यहां जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है, दिखाता हूं एक एग्जांपल, देखो आप, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी ही कैलकुलेट करते हैं। नहीं, ऐसे मत बोलो विद रिस्पेक्ट टू, ऐसे बोलो कि सर क्या पोटेंशियल एनर्जी खाली ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए होगी? नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ेंगे, स्प्रिंग फोर्स आएगा तो स्प्रिंग एनर्जी हम डिस्कस करेंगे, आगे जाके आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस चार्जेस के बीच तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ये बात दिमाग में रखना कि जब कंजर्वेटिव फोर्स होगा तभी पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। कंजर्वेटिव फोर्स जो भी सिस्टम पे काम करता है, कंजर्वेटिव फोर्स है, बॉडी डिस्प्लेस हुई, कंजर्वेटिव फोर्स ने कुछ काम किया, नेगेटिव ऑफ दैट वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये एग्जांपल देखना, ये ब्लॉक जब यहां से यहां गया, ये h हाइट ऊपर गया, गौर से समझना, ब्लॉक को h हाइट ऊपर लेके, बड़ा सिंपल एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं, ये f की वैल्यू भी अप्रॉक्स mg के बराबर है, अप्रॉक्स, मामूली से ज्यादा है, नहीं तो आप कहोगे ऊपर ही क्यों उठेगा। या ऐसा भी कर सकते हो, आप mg के बराबर, एग्जैक्ट mg के बराबर फोर्स लगाओ, अब क्या होगा? पड़ा रहेगा भाई, भाई वो फोर्स ये फोर्स पड़ा रहेगा। कोई तीसरा बंदा गया, उसने हल्की सी पुश दे दी ऊपर, तो ये फोर्स और ये फोर्स बराबर थे, एक्सेलरेशन 0 था, तुमने हल्की सी स्पीड वेलोसिटी दे दी, एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, तो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से धीरे धीरे उठना शुरू हो जाएगा, है ना। तो एनीथिंग यू कैन एज्यूम, क्लियर। अब जब ये यहां से यहां गया h, व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स f, दैट इज प्लस mgh, हाँ या ना। एक्सटर्नल फोर्स f ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स? mgh। What is the work done by gravity? Work done by gravity is minus mgh. What is the work done by all the forces? All forces का work done 0. So that's why what is the change in kinetic energy? 0. मतलब ये almost negligible speed पे था, negligible पे ही है। जब सारे forces का work done 0 तो change in kinetic energy 0 ना। तो kinetic energy का change ढूंढ रहे हो, सबका work done लोगे। अब मैं आपसे कहूंगा यार व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो तुम कहोगे सर अब हमें ना इससे कोई लेना देना नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कौन डिसाइड करेगा? सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क। सो दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय दिस, दैट इज माइनस ऑफ mgh। तो ये कितना आ गया? प्लस mgh। ये 9th क्लास में आप पढ़ते ही थे, सिंपल ऐसे ही। मैं और भी यूज करूंगा, इट इज नॉट ओनली फॉर ग्रेविटी, फॉर अदर फोर्सेस ऑल्सो वी विल डू इट। मतलब ये ध्यान रखो कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ तभी बदलेगी जब सिस्टम पे कंजर्वेटिव फोर्सेस काम करेंगे। अच्छा राधिका बेटे, अगर मैं ये फोर्स को कर देता 2 mg दुगना, क्या होता? अगर आप इस फोर्स को कर देते दुगना तो ये वाला वर्क डन कितना हो जाता? 2 mgh। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस आता 2 mgh माइनस mgh, काइनेटिक एनर्जी का चेंज आता। लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसको तो मतलब ही नहीं है ना कि एक्सटर्नल फोर्स तुम कितना लगा रहे हो। तो आप इस मार्कर को, मैं इस मार्कर को यहां से यहां तक धीरे धीरे उठाऊं, मतलब इस मार्कर के वेट के बराबर ही ऑलमोस्ट फोर्स लगा के उठाऊं तो ये धीरे धीरे उठेगा। पोटेंशियल एनर्जी उस केस में mgh ही बढ़ेगी। इसको तेज उठाओ, तेज उठाने में पोटेंशियल एनर्जी को कोई मतलब नहीं है, वो उतनी ही बढ़ेगी। हाँ, तेज उठा रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। सक्षम, समझ में आई बात? तो जब आप एक बॉडी पे लगने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस बदलोगे, पोटेंशियल एनर्जी को उससे कोई लेना देना नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी के चेंज को सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि यार कंजर्वेटिव फोर्स ने क्या काम किया, और कंजर्वेटिव फोर्स को इस बॉडी की स्पीड वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। कंजर्वेटिव फोर्स को तो इसके पाथ से भी कोई लेना देना नहीं है। आप इस बॉडी को यहां से घुमा घुमा के यहां पे लेके आओ, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन स्टिल प्लस mgh माइनस mgh है। इट्स ओके। तो ध्यान रखना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली रिलेटेड टू द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। सिंपलेस्ट एग्जांपल के साथ बताया, स्प्रिंग में इसको अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, राइट। स्प्रिंग एनर्जी,
बता दो, कर लो ना। हाँ जी बेटे। अरे इट इज द एनर्जी पजेस्ड, 9th वाला ऑनलाइन ना, करो ना। इट इज द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। जैसे इसकी हाइट बढ़ती जा रही है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है। 9th में ऐसे ही समझाया जाता था ना कि यार मैं भारी से पत्थर को ऐसे उठाता जा रहा हूँ, तुम्हें दिखेगी नहीं वो एनर्जी, है ना। तुम जितना ज्यादा ऊंचा उठा के छोड़ोगे नीचे उतनी तेज आएगा ना। तो इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कहां से आई? वो जब तुमने लिफ्ट किया था तो तुमने उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाई थी। तो किसी भी बॉडी के पास जो एनर्जी स्टोर हुई है बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन और बिकॉज ऑफ इट्स शेप साइज वगैरह, जैसे स्प्रिंग को खींचा, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। उसकी अब जरूरत भी नहीं है बेटे। अब तुम्हें ये याद रखना है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर हैं और अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस ने वर्क किया तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। कंजर्वेटिव फोर्सेस का किया गया वर्क वेस्ट नहीं जाएगा। फ्रिक्शन, ये ऐसे ऐसे किया, ये मैंने वर्क डन किया, सारा कहां गया? हीट में वेस्ट हो गया, हीट में वेस्ट हो गया, है ना। ये वापस नहीं, आप कैसे वापस इसको लेके आओगे? बट ग्रेविटेशनल फोर्स का किया हुआ वर्क डन, आपने बॉडी को ऊपर उठाया था, एनर्जी आ गई, आप इस एनर्जी को वापस ला सकते हो, छोड़ दो, काइनेटिक एनर्जी आ गई वापस। यू कैन टेक दैट एनर्जी बैक ना इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोर्स। ठीक है, स्प्रिंग एनर्जी, राइट, हेडिंग स्प्रिंग एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल में तो अभी इस चैप्टर में तो आपके सामने बड़ा सिंपल सा सिचुएशन आएगा। स्प्रिंग एनर्जी के बाद बता देता हूं। स्प्रिंग एनर्जी, ठीक है, देखो इधर ध्यान से, पहले समझ लो फिर नोट कर लेना इसको। ये स्प्रिंग है, इनिशियली ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है, ब्लॉक से कोई लेना देना है नहीं, हमने ऐसे ही लगा दिया। इस वक्त ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है, तो इस वक्त आई एम एज्यूमिंग दैट इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, जीरो। जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में तब थोड़ा ना कोई एनर्जी होती है। नाउ व्हाट वी हैव डन, पकड़ा इसको। अब चाहे तुम इसको तेज खींच लो या धीरे धीरे, वी हैव सीन दैट तुमने कितना फोर्स लगाया उससे कोई लेना देना नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी को किससे मतलब होगा? स्प्रिंग के फोर्स ने कितना काम किया। लेट्स से तुम इसको यहां से पुल करके, धीरे 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 पुल करके तुम इसको यहां तक ले आए, मतलब नाउ दिस स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय लेट्स से कोई भी डिस्टेंस x तक ले आए। अब इस वक्त इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, कितनी? वी हैव टू फाइंड। किसी को पता है कितनी होगी? kx इज फोर्स, मैं वहीं आगे पिटूंगा। kx इज फोर्स, लास्ट क्लास में सिखाया। इस वक्त ये स्प्रिंग इस ब्लॉक को कितने फोर्स से खींच रहा होगा अपनी ओर? kx, वो फोर्स है बेटे। एनर्जी आएगी हाफ kx²। कैसे आएगी देखना, क्योंकि अब वेरिएबल फोर्स इन्वॉल्व हो गया। ग्रेविटी कैसा था? कांस्टेंट, तो मैंने सीधे वर्क डन निकाल दिया था। स्प्रिंग फोर्स तो वेरिएबल है, जैसे जैसे स्प्रिंग खिंचता जाएगा फोर्स बदलता जाएगा। शुरू में ये फोर्स 0 था, इस वक्त कितना है? kx। सो कंसीडर अ जनरल सिचुएशन। जनरल सिचुएशन पे ये स्प्रिंग मान लो ऐसे यहां तक एलोंगेटेड था, दिस डिस्टेंस वाज सम अल्फा। अल्फा ले लो, कुछ और लेना है ले लो आप, डिस्टेंस अल्फा ले लिया मैंने, आर लेना है आर ले लो। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज आर। तो इस वक्त तुमने कितना फोर्स लगाया है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम तेज फोर्स लगाओगे, इसके पास उतनी ही काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आएगी। तुम स्प्रिंग फोर्स के लगभग बराबर का फोर्स लगाओगे, ये धीरे धीरे चलेगा। ये फोर्स कितना ज्यादा या कम है उससे काइनेटिक एनर्जी में फर्क पड़ेगा, स्प्रिंग की एनर्जी में फर्क नहीं पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी के चेंज को डिसाइड सिर्फ कौन करता है? कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन। सो इस वक्त ये जनरल डिस्टेंस r पे था, स्प्रिंग इसको कितने फोर्स से पीछे खींच रहा होगा? kr। हमने हल्का सा इसको आगे किया dr। सो इस बारी जो वर्क डन आएगा dw, वो आएगा फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स है kr, डिस्प्लेसमेंट dr, dr को भी dr ही रहने दो क्योंकि फोर्स भी r के फॉर्म में है ना, इनटू कॉस क्या? cos 180। फोर्स किधर है? लेफ्ट।
ब्लॉक किधर जा रहा है, राइट, सो यहाँ पे आएगा cos 180 डिग्री। सो ये वर्क डन कितना आ गया, माइनस के आर इंटू डी आर, इंटीग्रेट कर दो, व्हाट इज द टोटल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, आर डी आर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर बाय 2, आर पे लिमिट्स 0 से x। नाउ दिस वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्वेटिव फोर्सेस का किया गया वर्क डन इज नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सो ये आ जाएगा माइनस के, आर की फाइनल वैल्यू x है, आर की इनिशियल वैल्यू 0 है, बाय 2 आ गया, है ना। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस नेगेटिव ऑफ चेंज, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ u फाइनल माइनस u इनिशियल, चलेगा। डेल्टा u को मैंने u फाइनल माइनस u इनिशियल, राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर बचेगा, u इनिशियल कितना है 0, शुरू में स्प्रिंग अनस्ट्रेच था, u फाइनल हम ढूंढ रहे हैं, सो यहां पे क्या लिखा है इसको, माइनस ऑफ u फाइनल प्लस 0 माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, सो फाइनली वी गॉट व्हाट, u फाइनल इज हाफ के एक्स स्क्वायर, डन। सो अब ये आपके सामने एक रिजल्ट बन गया बेटे, मन्नत इसको सीधे याद रखना है। एक स्प्रिंग, सुन लो मेरी बात भुवनेश, अगर एक स्प्रिंग अपनी नॉर्मल लेंथ से खिंचा हुआ है x, तो उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, श्योर है। और अगर ये स्प्रिंग अपनी नॉर्मल लेंथ से x कंप्रेस है तो ये एनर्जी होगी माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। गलत, कितने भोले भाले हो तुम, क्यों भाई, अच्छा प्लस इधर माइनस, क्यों भाई, क्यों क्यों बोला माइनस, क्यों, तब भी प्लस, क्यों प्लस, सुनो मेरी बात, ऐसे ही समझाता हूं, जब तुम इसको कंप्रेस करोगे इधर, यहां से r डिस्टेंस पीछे ले जाओ, स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, राइट, और बॉडी किधर डिस्प्लेस हो रही होगी, लेफ्ट, तो फिर से ये cos 180 आएगा, फिर से ये माइनस साइन आएगा, फिर से यही कहानी चलेगी। अब सुनो मेरी बात, दोनों केसेस में मैं इस स्प्रिंग को इसकी नेचुरल लेंथ से इधर खींच लूं या कंप्रेस कर दूं, दोनों केस में तुम स्प्रिंग की जो मर्जी है उसके खिलाफ जा रहे हो ना। स्प्रिंग क्या चाहता है, स्प्रिंग चाहता है ब्लॉक, स्प्रिंग चाहता है ब्लॉक यहीं पड़ा रहे, ऐसा कब होने लगे स्प्रिंग चाहता है ब्लॉक उधर जाए, स्प्रिंग चाहता है ब्लॉक हमेशा यहीं पर पड़ा रहे, अगर आप इसको खींचते हो ये वापस रोकता है, दबाते हो ये वापस, स्प्रिंग चाहता है ब्लॉक हमेशा यहां पड़ा रहे। जब तुम इसको खींच रहे हो तो स्प्रिंग की जो मर्जी है उसके अगेंस्ट जा रहे हो ना, ये समझाने वाली भाषा बोल रहा हूं, ऐसे बोलूं तो स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट जा रहे हो, स्प्रिंग फोर्स किधर है, लेफ्ट, यू आर गोइंग राइट, तो जब आप उस फोर्स के अगेंस्ट जा रहे हो तो उसका वर्क डन नेगेटिव होगा ना, और जब वर्क डन नेगेटिव होगा तो फिर पोटेंशियल एनर्जी का चेंज पॉजिटिव आएगा, बिकॉज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। तो कभी भी आप कंजर्वेटिव फोर्सेस की अगेंस्ट जा रहे हो, कंजर्वेटिव फोर्सेस जो चाहते थे वो नहीं हो रहा, तो पोटेंशियल एनर्जी पक्का बढ़ेगी। ये पेन को ऐसे मैंने ड्रॉप किया, सिमर भाई कैच करो, ये पेन को ऐसे मैंने ड्रॉप किया, क्या हुआ, ग्रेविटी किधर था और ये जा किधर रहा था, तो ग्रेविटी जिधर चाहता था ये उधर ही जा रहा था, तो ग्रेविटी का वर्क डन हुआ पॉजिटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी घट गई। तो कंजर्वेटिव फोर्स जिधर लग रहा है बॉडी उसी तरफ जाना चाहती है, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स ने पॉजिटिव वर्क किया तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, और कंजर्वेटिव फोर्स ने नेगेटिव वर्क डन किया तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो जो कंजर्वेटिव फोर्स चाहता है मोशन वैसा ही हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, डेल्टा यू इज नेगेटिव, और अगर जो कंजर्वेटिव फोर्स चाहता है उसके अगेंस्ट हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। सिंपल सिंपल, है ना। तो स्प्रिंग एनर्जी, स्प्रिंग के लिए सिंपल है, नेचुरल लेंथ पे तो एनर्जी 0, स्ट्रेच किया प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, कंप्रेस किया तो भी प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। अपना भोला भाला दिमाग नहीं चलाना, वहां पे लॉजिक के साथ चलाना है, प्लस माइनस, ठीक है, नोट करो करो करो, म्यूजिक पे ध्यान मत दो।
बेटे ध्यान दो, मैं कह रहा हूं ना ये सब काम आएंगे मेहताब बेटे, फिर ध्यान से समझने की कोशिश करते नहीं। नोट डाउन, ओके हो गया, समझो बेटे, कोशिश करो समझने की। आरव क्लियर है बेटे एकदम? कंजर्वेटिव फोर्सेस जैसा चाहते हैं मोशन वैसा ही हो रहा है, या उससे एक्यूट एंगल पर भी हो रहा है तो भी कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन प्लस तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, और कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन माइनस तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। माइनस था ना वहां पे लगा हुआ, दैट्स व्हाई, सिंपल। ठीक, रिदलीन तुम बताओ बेटे, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, दो पॉजिटिव चार्जेस मैंने टेबल पे रखे, दोनों पॉजिटिव, टेबल पे ऐसे रख के छोड़ दिया, क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, भागेंगे दूर। दूसरे केस में मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया, बस ऐसे ही समझ रहा हूं, नोट नहीं करना इसको, एक नेगेटिव लिया, छोड़ दिया, क्या होगा? पास आएंगे। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी और इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? सोच समझ के जवाब देगा हर कोई। इरेश बताओगे बेटा? दो केसेस समझ गए, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को छोड़ा तो भागेंगे दूर, पॉजिटिव नेगेटिव को छोड़ा तो पास आएंगे। इतना तो पढ़ा ना बेटा 9th में कुछ, है ना? पॉजिटिव नेगेटिव पास आएंगे। व्हाट विल हैपन इन दिस केस टू द पोटेंशियल, क्योंकि यहां भी पोटेंशियल एनर्जी है, वो कैसी होती है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। फिलहाल हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग ज्यादातर, बस। तंसीम, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा? इस वाले में कम बेटा, इस वाले में कम और इस वाले में बढ़ेगी। वंशिका नहीं, मतलब बदलेगी नहीं। सेम बोला, सेम बोला, सेम नहीं बेटे। मन्नत जाने दे, नहीं आइडिया। यस, उस केस में, दोनों केसेस में इट विल डिक्रीज। आप जब सिस्टम को फ्री छोड़ दोगे, तुमने तो कोई फोर्स लगाया नहीं, फोर्स कौन से हैं? खाली कंजर्वेटिव। तो यार जब कंजर्वेटिव फोर्स खाली हैं तो फिर तो मोशन वैसे ही होगा ना जैसे वो चाहते थे यार, और कोई फोर्स है ही नहीं। ये मार्कर को छोड़ोगे, सिवर बिट कैच छोड़ो, अच्छा मार्कर को आप छोड़ोगे, ये खाली ग्रेविटी है ना, तो फिर तो बॉडी उधर ही जाएगी जिधर ग्रेविटी है। आप इसको छोड़ोगे, इस पे पॉजिटिव पॉजिटिव, ये इधर रिपेल कर रहा है, ये इधर रिपेल कर रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स है, भागेंगे दूर। कंजर्वेटिव फोर्स जिधर है मोशन उधर ही हो रहा है, तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क क्या आएगा? पॉजिटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज इज नेगेटिव। प्लीज डोंट से पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, इतना तो यार मैथ्स, डेल्टा यू नेगेटिव बोल रहा हूं मैं, मतलब पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। तो यहां भी तो घटेगी, ये अट्रैक्ट करेंगे और ये एक दूसरे की तरफ जाएंगे। तो जब भी आप चार्जेस को फ्री छोड़ोगे, 2 हो 50 हो, आप चार्जेस को फ्री छोड़ोगे तो फिर तो बेटा है ही कंजर्वेटिव फोर्सेस। रेस्ट पे पड़ी थी बॉडी, जिधर कंजर्वेटिव फोर्स लगेंगे बॉडी उधर ही भागेगी ना। तो कंजर्वेटिव फोर्स कैसा वर्क करेंगे? पॉजिटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी तो पक्का घटेगी। ठीक है, तो जब भी आप किसी बॉडी को छोड़ दो, किसी भी चीज को जस्ट फ्री छोड़ दो ऑन इट्स ओन, तो ऑन इट्स ओन तो पोटेंशियल एनर्जी तो पक्का घटेगी, जितनी घट सकती है घटेगी। ये मार्कर को यहां छोड़ोगे फर्श पे गिरेगा, इससे कम नहीं हो सकती ना। खिड़की से बाहर हाथ निकाल के छोड़ोगे जमीन पे गिरेगा, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है। जमीन में गड्ढा खोद देना बेटे तो और अंदर जाएगा, वहां पोटेंशियल एनर्जी कम है। इट्स ओके, यस बेटे। नहीं नहीं, इसमें क्या कह रहे हो बेटा? इस केस में देखो, ही इज सेइंग सर इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो है, उसका वर्क नहीं हो रहा ना ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर आप एक स्प्रिंग ब्लॉक को वर्टिकल ले लोगे, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वर्टिकल, तो वहां पे ग्रेविटेशनल भी होगी और स्प्रिंग भी आएंगे, क्योंकि वहां पे फिर ग्रेविटी भी काम कर रहा होगा और स्प्रिंग भी, तो दोनों पोटेंशियल एनर्जीज की बात करेंगे। इट्स ओके। कल को फिर मैं क्या करूंगा, वहां पे वो चार्ज भी लगा दूंगा। जब वो चार्जेस पढ़ दोगे, नीचे एक और चार्ज, तो तीनों आ जाएंगी, स्प्रिंग भी, ग्रेविटेशनल भी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी। इट्स ओके। यहां पे क्योंकि ग्रेविटी वर्क ही नहीं कर रहा, तो पोटेंशियल एनर्जी ने बदलना ही नहीं है, तो लेट छोड़ दो उसको। एक ऑब्जेक्ट अगर टेबल पे इधर उधर इधर उधर मूव कर रहा है, तो यार ग्रेविटी का वर्क ही नहीं हो रहा, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो रहेगी। तुम बोलो कि सर ये टेबल पे पड़ा था, पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल है,
वो तो हमेशा 100 रहेगी ना, फिर चेंज ही नहीं होगी, पड़े रहने दो। इट्स लाइक तुम्हारे पास 100 रुपए खर्चते हो नहीं, साल भर हो गया, तो क्या हिसाब किताब करे, रखो पास में। तो जब पोटेंशियल एनर्जी किसी क्वेश्चन में बदल के काइनेटिक में जा रही हो तो हम देखेंगे ना, हाँ यार कितनी चली गई उधर, पोटेंशियल से काइनेटिक में या काइनेटिक से पोटेंशियल में। जब वो पोटेंशियल की पोटेंशियल ही है तो लीव इट, इट्स ओके। समझ में आ रही बात लक्ष्य अच्छे से? गुड बेटे गुड, प्रैक्टिस साथ में जरूर करनी है। ओके तो स्प्रिंग एनर्जी हम समझ गए, नॉर्मल लेंथ पे है स्प्रिंग तो 0, एलोंगेटेड है तो +12 kx², कंप्रेस्ड है तो भी +12 kx²। ओके लिखना है, लिख लो। स्प्रिंग इज वेदर स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड, इन बोथ केसेस इट्स एनर्जी इज +12 kx²। ओके now write mechanical energy, mechanical energy ये क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, स्कूल एग्जाम देने का कुछ तो फायदा हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम, मतलब ना हम फिलहाल इस चैप्टर में लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी और कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, इन सब को परे रख के आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द एनर्जी ड्यू टू मोशन, काइनेटिक एंड दिस पोटेंशियल। सो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम इज व्हाट? मैकेनिकल एनर्जी। सो राइट, it is defined as the sum of kinetic energy and potential energy। बस साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन एक तरह से पोटेंशियल ही है फिलहाल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज व्हाट? मैकेनिकल। सिंबल क्या यूज करेंगे? कैपिटल E। ठीक, क्लियर है? नाउ राइट कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बस ये आज का लास्ट कंसेप्ट है, फिर वो शीट डिस्कस कर लेंगे। लक्ष्य कितने डाउट्स हैं बेटे? 15 क्वेश्चन थे, सॉल्यूशन भी भेज दूंगा आज मैं अगर रेडी हो गया होगा तो। 20 है ना? हाँ 20, 20 क्वेश्चन ठीक है 2 क्लास के बीच में। अब आप HCV बुक से करोगे इसके बाद। यस बेटे बन गया बेटे, कल वो 5 के पेंडिंग थे, 5 के बन गया भुवनेश बेटे, वो मैं कोशिश करता हूँ आज भिजवा दूंगा, ठीक है? 17 अभी नहीं, भुवनेश ने भी कल मैसेज किया था तो मैं दोनों का ध्यान रख लिया बेटे अभी। ओके सो मैकेनिकल एनर्जी इज काइनेटिक और पोटेंशियल का सम। अब सुनो मेरी बात, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखो वर्क डन बाय, कोई बात नहीं अभी क्रिश भी यही काम करेगा जाके। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस को हमने क्या लिखा? K फाइनल माइनस K इनिशियल, सारे फोर्सेस। सारे मतलब कौन कौन राघव? ग्रेविटी, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, स्यूडो फोर्स, इंटरनल फोर्सेस जितने हैं सबका वर्क डन इज व्हाट? चेंज इन काइनेटिक। अगली क्लास में न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके शुरू, मेरे ख्याल से कंसेप्ट वाइज बस डन होने वाला है, इसके बाद प्रैक्टिस है बहुत इसकी, उसके बाद बस कोलिजन आएगा, डन। थ्योरी वाइज ज्यादा नहीं है, प्रॉब्लम वेरिएशन वाइज बहुत है, ठीक है? ऑल फोर्सेस को मैं 2 कैटेगरी में कर देता हूं, एक तरफ कंजर्वेटिव, एक तरफ बाकी सारे। जैसे मान लो सिस्टम पे ग्रेविटी है, स्प्रिंग है, नॉर्मल फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस है, और भी जो भी है, ग्रेविटी और स्प्रिंग को अलग, बाकी सब अलग, 2 कैटेगरी में बांट दिया इनको। सो 1 कैटेगरी इज कंजर्वेटिव, 1 कैटेगरी इज अदर OTH मतलब अदर फोर्सेस, दैट इज व्हाट? K फाइनल माइनस K इनिशियल। समझ गए? ऑल फोर्सेस को मैंने 2 कैटेगरीज में, मैंने देखा अच्छा ग्रेविटी और स्प्रिंग, इनके वर्क डन को अलग रखो, बाकी सबको अलग।
तुमने कोई फोर्स लगा दिया एफ फोर्स, वो इधर आएगा, ठीक। नाउ कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन क्या होता है, माइनस ऑफ डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाय अदर फोर्सेस दैट इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, ठीक है। माइनस ऑफ डेल्टा यू को मैंने लिखा माइनस ऑफ, या माइनस ऑफ डेल्टा यू को इधर लाके प्लस डेल्टा यू कर देते हैं, है ना। तो ये कितना आ गया, वर्क डन बाय अदर फोर्सेस इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस डेल्टा यू, दैट इज के फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। के फाइनल प्लस यू फाइनल क्या हो जाएगा, ई फाइनल, माइनस ऑफ के इनिशियल प्लस यू इनिशियल क्या हो जाएगा, ई। इज दैट ओके, समझ गए। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, वर्क डन बाय अदर फोर्सेस। क्या सीखा, यानी किसी सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी का जो चेंज है दैट इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द फोर्सेस अदर देन कंजर्वेटिव। एक सिस्टम पे ग्रेविटी भी लग रहा है, स्प्रिंग भी फोर्स लग रहा है और फ्रिक्शन भी, तीन फोर्स है। मैं कहूंगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल। अब मत कहना सर ग्रेविटी और स्प्रिंग का वर्क डन क्यों नहीं लिया, काउंट कर लिया भाई, उनके वर्क डन को मैंने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख के इधर ले आया ना। आर यू गेटिंग इट, इज दैट ओके। आप ये थ्योरम से ही सॉल्व कर दो, आप बोलो नहीं मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात ही नहीं करना चाहता, मुझे पसंद नहीं है, आप कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क कैलकुलेट करो, क्वेश्चन को यहीं खत्म कर दो, चलेगा। मैं दोनों क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको। सो ग्रेविटी भी एक्ट कर रहा है, स्प्रिंग भी एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शन भी। आप ग्रेविटी और स्प्रिंग को पास साइड करो। फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन हमें क्या देगा, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, इट्स ओके, पक्का। सारे फोर्सेस का वर्क डन क्या देगा, चेंज इन काइनेटिक। सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन क्या देगा, निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल। और सारे फोर्सेस में से कंजर्वेटिव हटा लिए तो बाकी बचे फोर्सेस का वर्क क्या देगा, चेंज इन मैकेनिकल। ये तीन थ्योरम है तेजस, क्लियर है एकदम, सक्षम, पक्का। परसों पूछूंगा मैं, और एचसीवी के 20 क्वेश्चंस भी करके आओगे क्या बेटा। डिक्टेट क्यों, वर्क एनर्जी थ्योरम लिखवा दी, पोटेंशियल भी लिखवा दी, ये भी लिखवा दूंगा, इसको डिक्टेट करूंगा, तीनों क्यों, वो दो तो लिख चुके हैं बेटा। लास्ट क्लास में लिखा है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, लास्ट क्लास में लिखा है बेटे, ठीक है। इसको नोट करो, फिर लिखवा रहा हूं। वंशिका क्लियर है ना बेटे, पक्का, झूठ तो नहीं बोल रहे, एकदम क्लियर। इस संडे टेस्ट देना है, इस संडे टेस्ट होगा तुम लोगों का ना, बहुत टाइम हो गया। वही 25 क्वेश्चंस होंगे, सिलेबस विल बी फ्रिक्शन एंड ये, इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे फ्राइडे को। और बहुत नाइंसाफी है, 1 आवर में तुम लोग निकल लेते हो। और अभी मैं पीसीएम का कंपलसरी एक तो रखूंगा, पुराना सिलेबस रख के, पुराना सिलेबस सारा रख के कंपलसरी एक टेस्ट होगा सबका। हाफ ईयरली दिया ही है, सीखा होगा बहुत कुछ, तो बस उसी को एग्जीक्यूट करेंगे। ये 1 आवर ना, 3 आवर्स के टेस्ट में 1 आवर तुम लोग देते हो, मजे करते हो। तो ऑल्टरनेट संडे ना हम फ्री नहीं छोड़ेंगे अब तुम लोग को, ऑल्टरनेट संडे अभी सब्जेक्ट वाइज भी रख देंगे टेस्ट। नहीं, हाँ ये तुम लोग की है, तो 10 से 1 टेस्ट देना, 1.5 से 3 क्लास करना, एंजॉय करना। दिवाली ब्रेक भी तो है तुम लोग का 21 से 26 तक। नहीं नहीं, ज्यादा नहीं। एनीवेज इसको नोट करो बेटे, बेटा 10 से 1, 9 से 12, 2 से 5 एडवांस वाले दिन। और कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी 2-4 बंदो तुम्हारे आसपास वाले, एंड जून मंथ, तो उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हो तो थोड़ा तो प्रैक्टिस होनी चाहिए ना। ओके सर, सो राइट। अच्छा सुनो मेरी बात, अभी आगे ये तो क्लियर है। मानो आप किसी क्वेश्चन में खाली वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्सेस ही कर रहे हैं, ग्रेविटी और स्प्रिंग बस, बाकी उनके अलावा जो भी फोर्सेस है वर्क नहीं कर रहे, तो क्या होगा, LHS क्या हो जाएगा, 0। सो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल 0, यानी फाइनल और इनिशियल सेम, यानी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व। हमने हेडिंग क्या लिखी थी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो क्या कंसेप्ट निकल के आ रहा है कि अगर किसी सिस्टम में सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस काम कर रहे हैं, उनके अलावा बाकी फोर्सेस काम ही नहीं कर रहे, तो उस सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी मस्ट बी कंजर्व, इट विल नॉट चेंज। जैसे अगर इस पेन को तुमने गिराया ना सिमरबीर बेटा,
इस पेन को अगर तुमने गिराया, एयर फ्रिक्शन को इग्नोर मार दो, वैसे तो एयर फ्रिक्शन है, इग्नोर मार दो, कौन काम कर रहा है? सिर्फ ग्रेविटी, तो इसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। ये जैसे जैसे नीचे आएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी जितनी घटेगी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही बढ़ जाएगी, तो दोनों का सम कांस्टेंट रहेगा। सॉल्व करके दिखाता हूं मैं भी। इज दैट ओके? सो राइट, इफ ऑन अ सिस्टम only conservative forces are doing work, if on a system only conservative forces are doing work, then mechanical energy of that system will be conserved. Mechanical energy of that system will be conserved. हाँ बेटे, क्योंकि प्रैक्टिकली फ्रिक्शन है ही है, वी कैन नॉट अवॉइड इट। ठीक है, सो हम आइडियल केस लेके चल रहे हैं। जैसे ये एग्जांपल देखो आप, ये आपके स्कूल एग्जाम में भी पूछते हैं बेसिक क्वेश्चंस में, शो दैट फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी विदाउट एनी एयर रेजिस्टेंस मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। तो तीन सिचुएशन ले लेते हैं। यहाँ से हमने एक बॉडी को ड्रॉप किया, ये पोजीशन ए ले लेते हैं, ध्यान से समझो। एंड लेट्स से, तुम इधर आ जाओ बेटा, मैं उधर, मुझे लगता है तुम्हें दिख नहीं रहा है ना। अरे यार वो ठीक है, चलो। ये बॉडी मान लो ग्राउंड से टोटल हाइट है इसकी h, ठीक है। सो एक पोजीशन ए ले ली, ए पर मैंने अभी अभी इसको रिलीज किया है। सो व्हाट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए? दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, दैट इज 0 प्लस mg कैपिटल H। तो ये कितना आ गया? mg कैपिटल H, है ना। काइनेटिक एनर्जी 0 है, अभी अभी आपने छोड़ा है। पोटेंशियल एनर्जी, रेफरेंस ये ले रहे हैं, रेफरेंस का मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0, यहाँ पे mgh। ग्रेविटेशनल एनर्जी बताने के लिए हमें हमेशा ना रेफरेंस लेना पड़ता है, अभी सिखाऊंगा मैं न्यूमेरिकल्स करते हुए। तो ये रेफरेंस लिया, रेफरेंस का मतलब जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0, ठीक है। जब ये यहाँ पहुंचा बीच में कहीं बी पर, लेट्स से यहाँ से ये h नीचे आ गया, h नीचे, काइनेमैटिक्स लगाओ। यहाँ पे पहुंच के इसकी स्पीड जो होगी vb, वो स्पीड कैसे आ जाएगी? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से। सो वेलोसिटी एट b स्क्वायर इज 0 प्लस 2, एक्सेलरेशन g, और नीचे कितना आया? h। मैं डाउनवर्ड को प्लस ले रहा हूँ, एक्सेलरेशन को प्लस g ले लिया ना, डाउनवर्ड को प्लस लेके चल रहा है। तो यहाँ से वेलोसिटी एट b क्या आ गई? 2gh। नाउ व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट b? काइनेटिक एनर्जी एट b इज हाफ m वेलोसिटी एट b का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? हाफ m, और ये कितना है? 2gh। तो ये काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? mgh आ गई, है ना। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है b पर? रेफरेंस लाइन से ये कितना ऊपर है? कैपिटल H माइनस स्मॉल h। कैपिटल H ये टोटल हाइट थी ना। भूमिका क्लियर है ना बेटे? क्लियर है? तो B पॉइंट की रेफरेंस लाइन से हाइट क्या है? कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? mg टाइम्स कैपिटल H माइनस स्मॉल h। सो व्हाट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट B? टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट B इज काइनेटिक एनर्जी एट B प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट B। सो दैट इज हाउ मच? mgh प्लस mg कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो ये कितना आ गया? mgh। सेम नहीं आ गया? क्योंकि सिर्फ ग्रेविटी काम कर रहा है, तो इसी को ना अब हम पता है क्वेश्चंस ऐसे करेंगे, हम कहेंगे अच्छा खाली ग्रेविटी काम कर रहा है, तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व, तो इसका मतलब काइनेटिक का गेन इज इक्वल टू पोटेंशियल का लॉस। एक ही बात है। मैं आपसे कहूं काइनेटिक और पोटेंशियल का सम कांस्टेंट है, मींस व्हाट? एक का लॉस इक्वल टू दूसरे का गेन। तो जब ये यहाँ से यहाँ नीचे आया, इसको अब हम ना डायरेक्ट करा करेंगे, हम कहेंगे यार ये ब्लॉक जब ए से बी आया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में mgh का लॉस हुआ, और वो कहाँ चला गया? काइनेटिक एनर्जी का गेन। तभी देखो काइनेटिक एनर्जी 0 से mgh हो गई। सेम वे ग्राउंड के लिए भी कर लोगे ना अपने आप। ऐसे अरोड़ा बुक में दिया हुआ है, स्कूल एग्जाम में पूछते हैं, शो दैट टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज कंजर्व। तो बस ये तीन पोजीशन लेके सॉल्व कर दो। सी के लिए भी लिख ही देता हूं, इतना नोट कर लो।
बहुत बेसिक बेसिक चीजों से कंसेप्ट, और जब अच्छे प्रॉब्लम्स भी आएंगे कंसेप्ट ऐसे ही रहेंगे। आप यही दिमाग लगाओगे, अच्छा कंजर्वेटिव फोर्सेस ही खाली काम कर रहे हैं तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, तो इसका मतलब या तो ऐसे लिखो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल, या ऐसे कहो लॉस इन वन इज इक्वल टू गेन इन अनदर। ठीक है खुर्शीद, पक्का बेटे, नोट करो। भुवनेश बेटे आपस में नहीं बातें, कुछ खुद से सॉल्व करो, उसको मत कहो, है ना, मैं कह लूंगा उसको, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। होमवर्क किया है ना 20 क्वेश्चंस, चेक कराओगे अभी आपने, यश किया है, ठीक है देखता हूँ मैं अभी। वंशिका आपने, गुड बेटे, ये नोट करो यार। अच्छा, सी के लिए भी करते हैं। पोजीशन सी, ठीक है अनमोल, सी पॉइंट पे इसकी स्पीड निकालोगे वीसी, कितना आएगा वीसी, सीधा लिख दूं √2gh, काइनेमेटिक्स का शॉर्टकट था ये हमारा। आप स्कूल एग्जाम में मत लिखना पूरा v² इज u² प्लस 2s से करना, वी नो ना, h हाइट से छोड़ा था, नीचे पहुंच के स्पीड √2gh। सो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट सी, हाफ m vc², ये कितना आ गया mgh, एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट सी, 0। तो सी पर भी काइनेटिक और पोटेंशियल का सम कितना आ रहा है, mgh। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इसकी हर जगह पे mg कैपिटल H के बराबर है। शिखर क्लियर है बेटे, पक्का, रिवाइज करना है इसको अच्छे से। इसको इस तरह से हेडिंग लिख लेना, स्कूल एग्जाम में आ जाता है। वो हमने एक छोटे से एग्जाम्पल की तरह समझा है, स्कूल में समटाइम्स ऐसे आता है, शो दैट द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी विदाउट फ्रिक्शन इज कंजर्व्ड। फ्रिक्शन आ गया फिर नहीं होगी, है ना। शो दैट मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी विदाउट फ्रिक्शन इज कंजर्व्ड। अनुभव क्यों नहीं आया? ऐसे ही स्प्रिंग एनर्जी के लिए भी हम सॉल्व करेंगे। 2 क्वेश्चन करते हैं बस, उसके बाद आपके डाउट्स वर्कशीट के। कितने डाउट्स हैं दक्ष? 3। सॉल्यूशन भी भेज दूंगा, क्रॉस चेक कर लेना, कई बारी मिसकंसेप्ट लगाते हो बट आंसर मैच कर जाता है, आप वहीं पे फिर भी हो जाता है, बिकॉज आपने मिसकंसेप्ट लगाया तो आपको समटाइम्स पता ही नहीं होता कि सही से कैसे करना था, हो जाता है ऐसा। इधर ध्यान दो, ये एक क्वेश्चन है हमने किया हुआ है, देखना इधर ध्यान से। ये एंगल ले लिया मैंने 37 डिग्री, यहां से ब्लॉक को रिलीज किया, ऐसा क्वेश्चन मैंने करा रखा है, मास m, ए से लेकर लेट्स से बी तक ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज 3s एंड दिस इज स्मूथ, करा था ऐसा क्वेश्चन ना। वैल्यू छोड़ दो, मैं वैल्यू बदल दे रहा हूं, बी से सी तक इट इज रफ, ये सरफेस पे फ्रिक्शन है, रफ है, एंड दिस लेंथ इज 2s। ब्लॉक रेस्ट से चला था, इनिशियल स्पीड कितनी थी, 0, एक्सेलरेट हुआ ए से बी से सी रिटार्ड होके फाइनली भी रुक गया। वो लेंथ है 3s, ये लेंथ है 2s। मैं ही सॉल्व करता हूं, आप देखो, मैं अब इसमें मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट लगाऊंगा, ठीक है, एंड हमें बताना है कि यार यहां पे जो म्यू है वो कितना है। तो देखो कैसे करेंगे, ए से बी तक, सी तक सॉरी, कौन कौन काम कर रहा है, ग्रेविटी और फ्रिक्शन। ऑल्दो फ्रिक्शन खाली यहां से यहां काम कर रहा है क्योंकि वहां तो है ही नहीं फ्रिक्शन। सो व्हाट आई विल से इज वर्क डन बाय अदर फोर्सेस इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल, समझे, है ना। अदर फोर्सेस वर्क कर रहे हैं ना यहाँ पे, सो वर्क डन बाय अदर फोर्सेस इज चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। अदर फोर्स में यहाँ कौन है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो खाली बी से सी तक लगेगा, किधर लगेगा फ्रिक्शन, पीछे, कितना, म्यू mg cos थीटा, और डिस्टेंस कितना है 2s। सो इसका वर्क डन कितना आएगा, माइनस म्यू mg cos थीटा इंटू 2s।
इसको रेफरेंस ले लो, टेक दिस एज रेफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी चाहिए ना, पोटेंशियल एनर्जी के लिए ना हम हमेशा बताते हैं अच्छा यार रेफरेंस इसको ले लो। मतलब अगर बॉडी वहां पे है तो पोटेंशियल एनर्जी 0, ऊपर है तो प्लस mgh, नीचे है तो माइनस mgh। सो यहाँ पर ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी एट C प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट C, काइनेटिक एनर्जी एट A प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट A। B से हमसे कोई मतलब ही नहीं है, जबकि इसी को काइनेमेटिक्स से करोगे तो v² इक्वल टू u² प्लस 2s 2 बार। ये मैंने कहा था करना, किया था, वेरी गुड। वही जो करेंगे आगे बढ़ जाएंगे। गूगल पे उनकी पोजीशन आएगी, IIT दिल्ली बैठा हो बंदा, चीप था बट ठीक है, मतलब विल बी वही काम का जो मैंने कहा करो, सॉल्व करके देखो, वो आप करते नहीं। वो जो चीज है जो आपका और क्लैरिटी बढ़ाएगी, वो आपने उसको ट्राई नहीं मारा तो फिर रह जाएगी ना बात। 5-7 ने किया होगा ट्राई, मैं पक्का बोल रहा हूँ। किसने किसने किया? काइनेमेटिक्स वाले मेथड से भी देखो, 1 2 3 4 5 6 7। अब गौर से इनको देखो, इनमें से ही कई टॉप करते हैं। पुलकिता सिंसियर है बट कभी वो अप डाउन हो जाता है, वो एक सेकेंडरी इशू है। सी बेटे, हमारे हाथ में क्या है? एफर्ट करना। वो हम करते हैं ना, वी शुड बी देन कन्विंस्ड कि यस हमने अपना एफर्ट किया, ठीक है। आप अभी आपको लगता है इतनी मेहनत करी, आउटपुट आना चाहिए, बट लेटर ऑन यू रियलाइज यार अपना एफर्ट हमारे हाथ में है, आउटपुट ठीक है जो आएगा इट्स ओके। एंड वो थिंकिंग रखोगे, आई एम टेलिंग यू, ज्यादा खुश रहोगे। नहीं तो मनुष्य की इच्छाएं अपार हैं, खत्म नहीं होती। तुम्हारी रैंक वो आएगी, उससे आगे सोचोगे, उससे आगे, उससे आगे। फर्स्ट आने लग गए, इससे इंटरेस्ट कहीं और ही, मतलब कुछ और, वो खत्म ही नहीं होगा। आपको बस अपना काम अच्छे से करना है, रिजल्ट फिर जो आए इट्स ओके, एक्सेप्टेबल। और मैं बता रहा हूं, जब आप सिंसियरली पूरे एफर्ट से करोगे ना, फिर बड़ा रेयर है कि रिजल्ट गड़बड़ हो जाए। इतनी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें नहीं है, सिस्टमेटिकली बस काम करना है। तो वही है बस 7-8, बाकी मौज करनी है, इधर उधर घूमना फिरना है ना बेटा, लक्ष्य। सो ए से सी, काइनेटिक एनर्जी सी पे कितनी है? 0। पोटेंशियल एनर्जी भी सी पे कितनी है? 0, बिकॉज रेफरेंस पे आ गया। तो ये वाला टर्म आ गया माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू 2s, दिस इज इक्वल टू 0। दोनों 0 है, काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ 0 है, पोटेंशियल भी 0। ए पर काइनेटिक एनर्जी 0 है, ए पर पोटेंशियल एनर्जी अनमोल बेटे कितनी है? ए पर पोटेंशियल mgh, h इज व्हाट? रेफरेंस लाइन से वर्टिकल हाइट। ये हमेशा रेफरेंस लाइन से वर्टिकल हाइट लेनी है, h, ये नहीं मुझे चाहिए, वर्टिकल हाइट, ठीक है। साइन 37, इसको थीटा ही कर दो यार, थीटा ही तो चला रहे हैं सब जगह। साइन थीटा कितना होगा? h अपॉन 5s ना, दिस साइन थीटा इज h अपॉन, ये टोटल लेंथ कितनी है? 5s, तो h कितना आ गया? 5s साइन थीटा। तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच? mgh, h की वैल्यू कितनी है? 5s इंटू साइन थीटा। हो गया क्वेश्चन खत्म। ये कितना आ गया? माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू 2s, दैट इज माइनस एम जी इंटू 5s साइन थीटा। सो एम जी कैंसल, s भी कैंसल, क्या बचेगा? म्यू माइनस भी कैंसल, म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है? 5/2 tan थीटा। हो गया क्वेश्चन। तुम इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से भी पुल किया बेटे, तुम कहो वर्क डन बाय ऑल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक, फिर पोटेंशियल एनर्जी नहीं लेंगे, ग्रेविटी का वर्क लेंगे। सो या तो ग्रेविटी का वर्क ले लो या चेंज इन ग्रेविटेशनल एनर्जी ले लो, इट इज द सेम थिंग। इट्स ओके नॉर्दम, क्लियर है? अगर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते तो फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं, वर्क डन बाय ग्रेविटी काउंट करते। यही चीजें ना 2-3 महीने बाद तुम लोग भूल गए होते हो, बोलते सर ग्रेविटी का वर्क क्यों नहीं लिया। तो कंसेप्ट क्लियर को, वर्क पावर एनर्जी में 3 तो चीजें हैं, एक वर्क एनर्जी, एक था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स वगैरह, वर्क एनर्जी थ्योरम। पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। और एक ये अदर फोर्सेस का वर्क इज चेंज इन मैकेनिकल, और अगर अदर फोर्सेस नहीं है तो मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। ठीक है पूर्वा? डाउट्स बता दो पहले, डाउट्स, फिर टाइम बचेगा तो वो एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं। फर्स्ट क्वेश्चन तुम लोग ना वो ग्राफ में ना नीचे वाली स्ट्रेट लाइन है, और यार दोनों तरफ एंगल इक्वेट करके नीचे वाला वर्टेक्स कोऑर्डिनेट मिल जाता। छोटी सी चीज नहीं देखी तुमने। अभी देखते हैं, मैं गलत हूं तुम गलत हो, बस 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 काम पे ध्यान।
शीट दो मुझे एक, तुम शेयर करो। किधर है बेटे? बातें नहीं। पहला क्वेश्चन देखो, कौन कौन सा पूछना है? पहला और कौन सा? सेकंड, 9, 11 करे हैं, बस ऐसे ही मन कर रहा है। बस बेटे बस, तुमने सर्कल मारा है 16th पे और 19th पे। बैठो, आज बढ़िया 3 बजे तक आराम से करते हैं इसको सॉल्व ना। वी विल डिस्कस, जल्दी हो जाएंगे, कोई बात नहीं। 20-25 उन्नीस कुछ कहना बेटा? करे नहीं है ये? क्यों? पुरानी से कोई कंसर्न नहीं है, ये काम प्रेजेंट, नहीं तो ये गड़बड़ होगा यार। मैं मैसेज कर रहा हूं, अब प्रॉपर ग्रुप बना है, होमवर्क आ रहा है, दिस इज द होमवर्क, फिर भी नहीं करो, गलत है ये। कल तुम आओगे इधर, मैथ्स के लिए आते ही हो तुम आओगे कल और ये पूरी शीट एकदम नीटली सॉल्व सबमिट करोगे मुझे। ऐसे बेटे काम नहीं करोगे, आई एम टेलिंग यू प्रॉब्लम है। देखो पहले मैं खाली आपको हिंट्स दे रहा हूं, अगर जिसमें ज्यादा ही प्रॉब्लम है पूरा सॉल्व करूंगा। पहले क्वेश्चन में आप लोग बस इस जगह अटक रहे हो, हमें f वर्सेस x ग्राफ दिया है और हमसे कह रहा है वर्क डन 2 मीटर से 5, तो 2 मीटर से 5 मीटर तक का एरिया निकाल लो, दैट इज द वर्क डन। f वर्सेस x ग्राफ का एरिया, ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, ऐसे है ग्राफ। प्रॉब्लम बस आपको ये आ रही है, ये कोऑर्डिनेट नहीं गिवन, तो बेटा ये एंगल और ये एंगल सेम है। ये वाली हाइट हमें कितनी गिवन है? ये वाली हाइट हमें गिवन है 10 न्यूटन। ये 0 है, ये 2 है और ये 4 है, और फिर आगे ये 5 है और ये 8 है। तो देखना इधर, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, तो दिस हाइट अपॉन बेस इक्वल टू दिस हाइट अपॉन बेस। ये हाइट 10 है, बेस 2 है, 2 से 4, ये बेस 2 है, हाइट 10, ये बेस 1 है तो हाइट 5। यहाँ पे ये बेस आधा रह गया ना, तो हाइट भी आधी। tan थीटा इक्वल टू दिस अपॉन दिस करो, तो ये हाइट कितनी आ जाएगी? 5, तो ये कितना आ गया? 5। अब बेटे ये वाला एरिया निकालो और ये वाला एरिया निकालो, 2 से 5 मीटर कह रहा है, ये वाला एरिया लेना प्लस, ये वाला एरिया लेना माइनस, टोटल एरिया इज इक्वल टू वर्क डन। सिंपल क्वेश्चन। अब वो ये इतनी चीज में फंसोगे तो यार फिजिक्स गड़बड़ नहीं है ना, आपके बेसिक कहीं ना कहीं कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, वो राइट ट्रैक पे जाते नहीं, इधर उधर घूमते रहते हैं हम, है ना। तो इट डज नॉट मीन आप बोलो सर प्रॉब्लम्स हो रही है हमें, ये प्रॉब्लम्स और ये चीजें कैसे ठीक होंगी बेटा? प्रैक्टिस कर करके ही ठीक होंगी। आप प्रैक्टिस करोगे, ऐसी ही सिमिलर कोई चीज आएगी तो आप डिकोड कर लोगे उसको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, मैं पूरा नहीं सॉल्व कर रहा, वो आप अपने आप कर लेना, ध्यान दो इधर। A force F equal to 15 plus 0.5x acts on the particle in the x direction where F is in Newton and x is in meter. Find the, ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेट करना है बेटा, सेकंड करना है। किसने पूछा है भाई? किसी ने तो पूछा, मैंने तभी लिखा। शर्माओ नहीं बेटा, है तो डाउट बता दो। दक्ष डाउट है सेकंड में तो बोलो ना बेटा, सीधे आप f को लिखो, क्या है f की वैल्यू गिवन है 15 प्लस 0.5x को मैंने x by 2 कर दिया। नाउ दिस फोर्स इज ओनली डिपेंडेंट ऑन x, तो खाली dx ही चाहिए, सो हल्का सा dx डिस्प्लेस होगा तो वर्क डन कितना आएगा? f dx। टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा? इसका इंटीग्रेशन कर लो, इसका इंटीग्रेशन में क्या आएगा? 15 प्लस x by 2 इंटू dx आएगा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा बेटे? 15 dx, और ये आएगा x by 2 dx, by 2 बाहर, x dx हो जाएगा x स्क्वायर by 2। लिमिट्स रखो, आंसर आएगा, ठीक है। ठीक है, स्टिल हेजिटेट नहीं करना है, बता देना है। सॉल्यूशन मैं भेजूंगा, उसमें देखना एक बारी, करना बस ये, यहीं तुम फंस रहे होगे बस इंटीग्रेशन में, और ये फिर गलत बात है, ये प्रैक्टिस नहीं होती ढंग से। दिस क्लियरली मीन्स आंसर, देखते हैं शायद मेरे से गलत हो गया हो। थर्ड क्वेश्चन, क्या आंसर आ रहा है राघव? थर्ड में आंसर 17 नहीं, सॉल्यूशन तो अब मैं इतना देख नहीं पाऊंगा टाइम लगा के। आंसर 15, 17 है पक्का? आर्यन क्यों नहीं किया? ऐसे मन किया अच्छा है तो सिमिलर टाइप है, छोड़ो।
मैं एक बार कर ही देता हूँ, प्रैक्टिस ही हो जाएगी। दक्ष एक बार देख लेना, ये भी फोर्स कितना है, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 4j, यानी अब फोर्स में आई भी है, जे फटाफट देखो 15 मिनट में हो जाएंगे, टेंशन चिंता नहीं, कुछ तो टेंशन में बैठ गए, 3 बज जाएंगे। सो आई कैप जे कैप आ रहा है, सो नाउ डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर दैट इज एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 4j कैप डॉट, बेटे बातें नहीं, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 4 डी वाई, दिस इज डी डब्ल्यू। सो टोटल वर्क डन आएगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 4 बाहर इंटीग्रेशन के, इंटीग्रल ऑफ डी वाई इज व्हाट, वाई। एक्स पे लिमिट्स कहां से कहां तक है, 0 से 3, 0 से 3। वाई पे लिमिट्स कहां से कहां तक है, 2 से 4, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 4 टाइम्स 4 माइनस 2 2, 17 आ रहा है, ठीक है। आंसर इज, वो ठीक कर लेना आंसर, इट इज 17 जूल्स, ओके। बातें नहीं बेटे, काम पे ध्यान दो। हटा दूं, ये तो कर ही लोगे बेटा अपने आप, है ना। इस संडे टेस्ट में अब ऐसे क्वेश्चंस होंगे आपके सामने, अब वहां भी गलतियां करोगे तो फिर इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस करो। 9th क्वेश्चन, अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h रीचेज द ग्राउंड विद अ स्पीड इतना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। देखो वैसे इस क्वेश्चन को आप कहोगे सर आज मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ाया, आज करा रहे हो, बट काइनेमेटिक्स से भी हो जाता, हम काइनेमेटिक्स से भी कर सकते हैं इसको। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से भी मैं चलो उसी से करता हूं, बल अब आप मैकेनिकल एनर्जी वाले कंसेप्ट से भी कर सकते हो। सो मैं जो पिछला पढ़ा था उसी से करूंगा सॉल्व। ये बॉडी को हमने यहां से ड्रॉप किया 0 स्पीड से, h हाइट से नीचे पहुंची, तो इसकी स्पीड हमें v नॉट गिवन है 1.2 अंडर रूट जी एच, कह रहा है वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन। देखो ये स्पीड हमें कितनी दे रखी है, 1.2 अंडर रूट जी एच, रूट 2 जी एच से कम है ना, रूट 2 तो होता है 1.414 ना। अनुभव लक्ष्य बेटे, काम पे ध्यान प्लीज, काम पे ध्यान। अगर एयर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये नीचे आता 1.41 रूट जी एच से, रूट 2 जी एच, ये स्पीड कम है, इसका मतलब फ्रिक्शन इसकी एनर्जी को थोड़ा सा हीट में कन्वर्ट कर गया, इसकी मैकेनिकल एनर्जी को थोड़ा सा वो किधर ले गया, हीट। फ्रिक्शन का वर्क कहाँ चला जाएगा, हीट में ही जाएगा मोस्टली, ठीक। सो व्हाट आई विल राइट, फ्रॉम हेयर टू हेयर आई विल राइट वर्क डन बाय ऑल इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। ऑल में कौन है, ग्रेविटी है और फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन फोर्स कितना है, आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, मुझे ये नहीं पूछा फ्रिक्शन फोर्स कितना है, मुझे कह रहा है फ्रिक्शन फोर्स का वर्क कितना है। इट्स ओके, सो व्हाट आई विल राइट हियर, वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन दैट इज k फाइनल माइनस k इनिशियल। नीचे आ रहा है, mg भी नीचे है, तो mg का वर्क डन क्या होगा, प्लस mgh। फ्रिक्शन का वर्क डन हमें चाहिए था, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m v स्क्वायर, v है 1.2 रूट जी एच का स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0, हो गया क्वेश्चन खत्म। बेसिक क्वेश्चंस दिए हैं बेटे, ऐसा नहीं है कि चीजें बहुत ज्यादा आपको ऐसे मन से करोगे तो होंगी चीजें, अच्छे बच्चे हैं तो वो 2 3 4 हार्डली डाउट्स है बस। नहीं बेटे, ग्रेविटी का वर्क ना, 1 मिनट सुनो, mg भी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, तो वर्क डन है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 0। वर्क डन होता है ना फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट मॉड एफ, तो जब आप मॉड एफ ले रहे हो तो फिर माइनस का क्या मतलब है, मैं देख लूंगा एक बारी, ठीक है। इससे तो क्लियर है ना बेटे, आप बच्चे नॉर्मल सीधे देखो कि बॉडी नीचे जा रही है तो ग्रेविटी का वर्क डन प्लस है, ऊपर जा रही है तो माइनस है। 11th क्वेश्चन देखो, 11th, अ ब्लॉक ऑफ मास, हाँ जी कहाँ पे,
ये 9th का, तो कैपिटल एच तो क्वेश्चन में ही गिवन है, इट इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट h, तो आएगा ही आएगा। तो यार स्मॉल h कहाँ है भाई, एक बार देखना आराम से। 11th देखो, अभी बता देता हूँ। 11th, a block of mass 10 kg is pulled by a force of 100 Newton. It covers a distance of 500 meter in 10 seconds. ठीक है, from initial point. This motion is observed by 3 observers A, B and C as shown. Find out the work done by the force F in 10 seconds as observed by A, B, C. तो बेटा फोर्स उतना ही है 100 न्यूटन। तुम्हें बस A, B और C को डिस्प्लेसमेंट क्या दिख रहा है वो ढूंढना है। A तो रेस्ट पे है, एक मिनट लक्ष्य बेटे, A तो रेस्ट पे है, तो इस ब्लॉक का जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हुआ है 500 मीटर वही लेना पड़ेगा। बेटे बातें नहीं, B 10 से चल रहा है, 10 सेकंड में वो कितना चला जाएगा 100 मीटर, तो उसके रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 400 खाली, तो उसका वर्क डन होगा F इंटू 400। C जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है, तो उसका खुद का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हाफ A t स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 500। तो C वाले का खुद का डिस्प्लेसमेंट भी 500, ब्लॉक का भी 500, तो C के रिस्पेक्ट में तो ब्लॉक डिस्प्लेस ही नहीं हुआ, तो उसके रिस्पेक्ट में वर्क डन कितना आएगा 0। खाली इस क्वेश्चन का मकसद ये था आपको ये बताना कि भाई साहब वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, फोर्स उतना ही लोगे आप। ये मत कहना सर C एक्सेलरेटेड है स्यूडो फोर्स लो, अरे भाई जब मैं कहूंगा फाइंड वर्क डन बाय नेट फोर्स तो स्यूडो भी लेना। मैं तुमसे कह रहा हूं तुम नॉन इनर्शियल पे जाओ कहीं भी जाओ, मैं तुमसे कह रहा हूं यार वर्क डन मुझे खाली F1 का बताओ, तो टेक F1 ओनली, खाली उसका वर्क डन कैलकुलेट करो आप, इट्स ओके। तो इस क्वेश्चन में हमें खाली वो 100 न्यूटन वाले फोर्स का वर्क डन बताना था, इट्स ओके। डिस्प्लेसमेंट्स अलग अलग होंगे विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट ऑब्जर्वर्स, तो इसको करना सॉल्व, स्टिल किसी का रह जाए मुझे बताना। 8th क्वेश्चन देखो, एक मिनट देख लेते हैं, अब इतना भी नहीं, एक हो गया मान लिया। 8, ध्यान दे लो बेटा, 1 मिनट आराम से। शिखर बस बैटरी खत्म है तुम्हारी, कुछ मिला नहीं केमिस्ट्री क्लास के बाद खाने को, खा लेते बेटा कुछ। The relation between displacement and time for a body of mass 2 kg under the action of a force is given by x equal to t cube by 3. एक पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, डिस्प्ले बेटे प्लीज नंदिनी काम पे ध्यान, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में ये रिलेशन है, मास उसका 2 kg है, वर्क डन बाय द नेट फोर्स इन 2 सेकेंड्स, ये तो हो गया आराम से क्वेश्चन। कैसे किया छोड़ो मैं बता देता हूँ, देखो यस यशस्वी 2 बार मत करो 1 बार करो। मृदुल देखो वेलोसिटी क्या आएगी dx बाई dt, ये कितना आ जाएगा t स्क्वायर बचेगा, वेलोसिटी टी स्क्वायर आ गई। कह रहा है गौर से सुनो, वर्क डन बाय नेट फोर्स, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस या वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमसे कह रहा है वर्क डन बाय नेट फोर्स बताओ, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ ना लगाओ, मैं तो और सीधा लगा रहा हूं, मैं तो एमए पे जा ही नहीं रहा, मैं तो और सीधा कर रहा हूं सॉल्व। अच्छा तुम्हारे मेथड पे भी आता हूं मैं, ठहरो। सो वर्क डन बाय नेट फोर्स इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। 2 सेकंड पर का स्पीड क्या होगी 4, और 0 पे स्पीड क्या है 0, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी हाफ, मास कितना है 2, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है 4, सॉरी स्पीड 4 है, -0, हो गया क्वेश्चन खत्म। 16 आंसर है, क्या आंसर है? हाँ सही है, आ रहा हूं। एक्सेलरेशन आएगा dv बाई dt, दैट इज हाउ मच। अब क्या किया बोलो बेटा, गलती बताऊंगा, तुम अकेले नहीं हो, वो तो तुम मतलब तुम्हें डांट दो कुछ भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ता इसलिए, मतलब बट कईयों ने गलती करी होगी, मैं भी बता रहा हूं। आगे बोलो क्या किया बेटे, फोर्स क्या निकाला ma, फोर्स कितना आ गया, आगे क्या किया, हाँ dx को क्या लिखा 3 कैंसल, t स्क्वायर dt लिखा, आ गया था 16। नहीं कईयों ने ना यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स वाला लगाया होगा, मुझे पक्का पता है,
कईयों ने यहाँ पे किया होगा 0 से 2 डिस्प्लेसमेंट निकाला होगा और वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कुछ तो पक्का किया होगा। देखो राधिका हंस रही है। और तुमने गौर नहीं किया ना कि ये वेरिएबल फोर्स है। और मैं कितनी बार चिल्ला चिल्ला के बोला हूं कि पहले चेक करो फोर्स कांस्टेंट है। आपने क्या किया, उसके आगे वही है। आपने ये बात पे गौर ही नहीं किया कि ये वेरिएबल फोर्स है, आपने सीधे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर दिया। जो तुमने किया दक्ष वो सही है, वेरिएबल फोर्स है। मैंने x को डिफरेंशिएट करके dx निकाला। नाउ dw आएगा f dx, f की वैल्यू ये डालो, dx की वैल्यू ये, टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, 0 से 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो प्लीज बेटा वेरिएबल फोर्स की इज्जत करो। आपने तो उसको कांस्टेंट फोर्स लेके और बस खत्म कर दिया। क्लियर? ओके हर्षित, खुश क्यों हो रहे इतना? अच्छा ये 4 क्वेश्चन बस रह गए, फटाफट देखो। तुमने राघव इसको सही किया था या नहीं? 12th किसने पूछा भाई? a वर्सेस x ग्राफ दिया है, ठीक है। a वर्सेस x ग्राफ का एरिया निकाल के मास से मल्टीप्लाई कर दो यार। y एक्सिस पे a है, a को मैं m से मल्टीप्लाई करूं तो y एक्सिस पे फोर्स आ जाएगा ना। और f वर्सेस x ग्राफ का एरिया क्या देता है? वर्क डन। ये a वर्सेस x था तो कोई बात नहीं, एरिया निकाल के मास से मल्टीप्लाई तुम कर दो, उसने नहीं किया तुम कर दो। समझ गए ना? f वर्सेस x है, एरिया इज वर्क डन। a वर्सेस x है, एरिया निकालो, मास से मल्टीप्लाई करो, दैट इज वर्क डन। ओके, दूसरा कौन सा? तुमने a एज अ फंक्शन ऑफ x निकाला, फिर क्या किया? ma, फिर dw किया होगा कि फिर से f वर्क डन सीधे निकाल दिया, वो भी सही है। बट ये डायरेक्ट हो रहा है तो क्वेश्चन, ग्राफ गिवन है, एरिया निकालो, एरिया को मास से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि a था y एक्सिस पे, m नहीं था वहां पे। हो जाएगा? आन्या करो बेटे, करे नहीं तुमने शीट ना? गलत बात है बेटे, तुम लोग शीट नहीं सॉल्व करते हो। आई डील स्ट्रिक्टली। परफेक्ट, ये एरिया तुम्हें देगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, उसको मास से मल्टीप्लाई करोगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आई गई। वेरी गुड अनमोल। लिए काइनेमेटिक्स में पढ़ाया मैंने आपको, a वर्सेस x ग्राफ का एरिया देता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। आप खुद ही देख लो, a वर्सेस x ग्राफ का एरिया, ये एरिया क्या देता है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, ये पढ़ाया हुआ है काइनेमेटिक्स में मैंने। अब यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आप लेते हो f वर्सेस x, ये एरिया, आप कहते हो दिस एरिया इज इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल, दैट इज हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। सेम नहीं आ गया? यहाँ पे अगर मैं इसको m से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ भी m से, तो सेम चीज नहीं आ गई? फोर्स आ गया था ना, तो मास मल्टीप्लाई हो गया इधर, तो मास आ गया। सेम थिंग है अनमोल बेटे। वेरी गुड, इफ यू रिमेंबर दिस। यही तो चाहिए आपको, a वर्सेस x दिखते ही आपको पुराना रिवीजन आए कि यार इसको तो ऐसे कर सकते हैं हम। ठीक है, तो बस बेटे एरिया, और जो तुमने किया है वो भी सही है। ठीक है, देखो आप 16, 18, 19 तीन बस। Wedge is accelerated towards right at 7.5. Find the work done by normal reaction on the block when system moves by 5 meter. देखो इधर ये वेज है, क्योंकि ये वेज, ये एंगल 37 डिग्री है, g tan थीटा भी आ रहा है 7.5, और इस वेज को तुमने एक्सेलरेट भी किया है 7.5 पर, तो इसका मतलब ये ब्लॉक वेज के साथ चलेगा। याद है ये क्वेश्चन? हमने तो बल्कि अब तो फ्रिक्शन वाला भी कर लिया इसमें। अगर फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन है नहीं इसमें, आप इसको जी टैन थीटा से चलाओगे तो ये ब्लॉक वेज के साथ साथ आगे चलेगा। ठीक है, और इस केस में जो नॉर्मल फोर्स आता है ना, mg cos थीटा तो नहीं ले लिया? हाँ, देखा, हम एक्चुअली ना कुछ सीखते नहीं है नई चीज, हम बस यही सीखते हैं पढ़ा पढ़ा के कि तुम गलती कहाँ करते हो। नॉर्मल रिएक्शन को क्यों mg cos थीटा लिया? एक मिनट मेरी बात सुनो प्लीज ध्यान से। इधर n है, इधर mg cos थीटा है, दोनों इक्वल क्यों नहीं है? n mg cos थीटा के इक्वल क्यों नहीं है?
आप इनको इक्वल तब कहते हो जब ये ब्लॉक एक्सेलरेटेड इधर होता है। इस बार ये ब्लॉक इधर एक्सेलरेटेड है, इस एक्सेलरेशन का इधर एक कंपोनेंट है। आप तब कहते हो ना एन और एम जी कॉस थीटा बराबर, जब आप कहते हो कि सर इधर कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इसीलिए कहता हूं फंडामेंटल्स के साथ चलो, आदत मत पाल लो एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। वो तब है जब ब्लॉक इंक्लाइन पे फिसल रहा हो, तो आप कहोगे यार इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो इस डायरेक्शन के फोर्सेस बैलेंस, अब तो इस ए का कंपोनेंट है। तो इट्स बेस्ट व्हाट यू डू इज, क्योंकि एक्सेलरेशन इधर है तो इसलिए mg को मत तोड़ो, आप n को तोड़ दो, n को ब्रेक करो, ये एंगल थीटा आएगा, ये तो 36 बार बता चुका हूं, n cos थीटा आएगा और इधर क्या आएगा n sin थीटा। अब आप बोलो कि यार एक्सेलरेशन तो इधर है, हॉरिजॉन्टल है, तो इसका मतलब वर्टिकल तो नहीं है, तो इसलिए n cos थीटा इक्वल टू mg। तो n कितना आ गया यहां पे mg बाय cos थीटा, यही गलती कर दी तुमने। और अब इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है, बस अब क्वेश्चन सिंपल हो गया, n इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है 5 मीटर का, इनके बीच का एंगल निकाल लो, 90 माइनस थीटा आएगा, n का एंगल वर्टिकल से थीटा है ना ये वाला 37, तो वर्क डन आएगा n इंटू 5 इंटू कॉस ऑफ दिस एंगल। गोकुल नहीं क्लियर है? किया ही नहीं हमने, क्योंकि और इस चीज को लेके आई एम टेलिंग यू बहुत स्ट्रिक्टली मैं डील करूंगा इस चीज को। जिसने शीट नहीं करी होगी मैं क्लास घर भेज दूंगा, क्योंकि द प्रॉब्लम इज दैट आप लोग घर पे एफर्ट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगी, ग्रोथ नहीं होगी, एंड देन यू स्टार्ट यार ये प्रॉब्लम है। भाई कोशिश करो ना, कोशिश जो करके नहीं आएगा मैं क्लास के बाहर कर दूंगा। क्लास में बैठा आपने काम करके आना है, तभी फायदा है। ठीक है, 2 रह गए हैं, देख लो 18 था या 16 था? 18 और 19 देखो। 1 मिनट बेटे बोलो। क्वेश्चन में गिवन है बेटे, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में गिवन है ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय 5 मीटर, देन फाइंड द वर्क डन बेटे। ठीक है, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। 18th एंड 19th, बातें मत करो, सामने ध्यान दो बेटे। 5 मिनट बस और लगेंगे, और इसके बाद आपको अगली क्लास में मैं होमवर्क भेज दूंगा HC वर्मा बुक से। वर्क पावर एनर्जी वाला जो चैप्टर है उसके आप 1 से 20 एक्सरसाइज के, ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 नहीं, एक्सरसाइज के 20 क्वेश्चन अगली क्लास तक, क्योंकि टाइम है ना, परसों तो शाम को होगी क्लास ना, तो 2-3 घंटे एक्स्ट्रा है। तो ये 1 से ये 20 क्वेश्चन ट्राई करके आने हैं पूरे। सिविल भी शीट करी थी बेटे पूरी? करो बेटे पूरी, है ना। अगली क्लास से ये चीज़ ध्यान रखो, आपको कंपलसरी 15 कंपलसरी हैं, और 20 तक कर सकते हो, 25 तक कर सकते हो, करो। 15 कंपलसरी हैं, उतने तो मैं सबके चेक करूंगा। एंड आई डोंट वांट दिस कि मैं पुराना काम मैं खत्म कर रहा हूँ। वॉटएवर नहीं हुआ हुआ, ये काम होना चाहिए परसों तक, सबके पास वो सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, 15 क्वेश्चंस कंपलसरी, 5-10 और कर सकते हो, योर चॉइस। A particle of mass m moves in a straight line with a retardation proportional to its displacement. So A is minus of some constant times x, ये given है। रिटार्डेशन है ना, मैंने माइनस साइन कह रहा है, एक पार्टिकल आगे भाग रहा है और इसका रिटार्डेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है। रिटार्डेशन है इसलिए मैंने माइनस साइन लगा दिया। कह रहा है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर एनी डिस्प्लेसमेंट एक्स। सो ए को मैंने लिखा, ये बेसिकली काइनेमेटिक्स का ज्यादा क्वेश्चन है। वी डी वी बाई डी एक्स इज माइनस के एक्स, ए को ऐसे लिख सकते हैं ना, कई बार लिखा। वी डी वी कितना आ गया, माइनस के एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट करो। मान लो इनिशियल स्पीड u है, फाइनल स्पीड v है। इनिशियली ये ओरिजिन पे था, फाइनली किसी x डिस्टेंस पे 0 से x तक गया है। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बाई 2, उधर क्या आएगा माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स 0 से x, ये लिमिट्स u से v। सो LHS में क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। RHS में क्या आ जाएगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, मास से मल्टीप्लाई कर दो। सो हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर इज माइनस हाफ के m एक्स स्क्वायर। यही है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमसे कह रहा है अच्छा लॉस, एक्सप्रेशन फॉर लॉस, चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, लॉस इज इनिशियल माइनस फाइनल, तो उल्टा कर दो इसको। सो लॉस
is half k m x, k is some constant. हो गया, सिंपल था. a को v dv by dx लिख के सॉल्व करना था बेटे, है ना. नोट करो, लास्ट बता दो. इट्स ओके, चलेगा. फिर ये यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. 19th क्वेश्चन देखते हैं. देखते हैं बेटा, बस लास्ट बेटे. देखो इधर. A block of 100 Newton is slowly slid up on a smooth incline of 37° by a person. Calculate the work done by person in moving the block through a distance of 2 meter if the driving force is parallel or horizontal. देखो इधर, ध्यान से समझना क्वेश्चन. ये एक इंक्लाइन प्लेन है. इस इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन है 37°. ब्लॉक को यहां से स्लोली यहां तक लेकर गए. मैं लॉजिकली समझा रहा हूं, मैथमेटिकली आप ट्राई करना और सोचना. जब भी क्वेश्चन में मेंशन हो ना कि ब्लॉक इज मूविंग स्लोली, मीन्स वी नेग्लिजिबल. स्पीड नेग्लिजिबल मानो, धीरे 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 बहुत धीरे धीरे जा रहा है. मतलब आप ऑलमोस्ट मान के चलो कि यार ये स्पीड नियरली जीरो है. ठीक है, स्पीड बहुत बहुत नेग्लिजिबल सी है. तो एक्सेलरेशन भी जीरो. स्पीड को कुछ कांस्टेंट मानना मान सकते हो आप, मान सकते हो बस हमेशा इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है. शुरू में भी मतलब जितनी स्पीड शुरू में उतनी लास्ट में है. मैंने यहाँ जीरो ही मान ली. आप मान लो नहीं, बोलो नहीं सर 1 मीटर पर सेकेंड लूंगा मैं. इट्स ओके, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. बट जब वो कह ही रहा है स्लोली, तो स्पीड इज नियरली जीरो. अब स्पीड ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, बदल ही नहीं रही. अब ये नहीं कहना सर जीरो तो फिर चलेगा क्यों, मामूली से 0.0001 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, बड़ी धीरे धीरे जा रहा है. एक्सेलरेशन जीरो. एक्सेलरेशन जीरो यानी एफ नेट इज जीरो, नेट फोर्स इज जीरो. स्पीड बदल नहीं रही यानी काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो, यानी वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो. अब स्मूथ सरफेस है, वर्क डन कर कौन कौन रहा होगा, ग्रेविटी और तुमने जो फोर्स लगाया. सो वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू जीरो. है ना. ग्रेविटी का वर्क डन और एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन जीरो, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटी. है ना. यहां से यहां तक जाते जाते ये डिस्टेंस हमें गिवन है कुछ भी, ये हाइट h है मानो. यहां से जब यहां गया हाइट h, व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी, माइनस mgh. ऊपर गया है, व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी, माइनस mgh. सो माइनस ऑफ माइनस प्लस. सो व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स. कहीं पर भी मैंने इस बात का मेंशन किया कि इस एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन किधर है. ये एक्सटर्नल फोर्स इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल ऐसे था, या हॉरिजॉन्टल था, या वर्टिकल, व्हाटएवर कुछ भी हो. है ना. सो इसका मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट, इस क्वेश्चन की बात करें, पहले तो ये सीखो, कभी भी किसी क्वेश्चन में मेंशन हो ना ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लोली, ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लोली, मतलब उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाले सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो. बड़ी धीरे 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 जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो. ओके, नहीं सोचा ऐसे, कोई बात नहीं, दोबारा सॉल्व करोगे. मार्क करते हो जो क्वेश्चन, बस बेटा ये संगड़ाइयाँ इतनी मत लो. जो क्वेश्चंस आप मार्क करके रखते हो उनको दोबारा करा करो, तो ये आपका काम है. नहीं करोगे पीछे रह जाओगे, जो करेंगे वो आगे निकलेंगे. HCV 15 क्वेश्चन एक्सरसाइज के कंपलसरी है. आगे आप जितने कर सको करो, मैं परसों ही डाउट बता दूंगा. आपने अगर 25 तक करें वहां तक बता दूंगा. ठीक है, ओके बेटे. थैंक यू सर. ओके बेटे, ओके बेटा.